Okay, good evening, friends. Welcome you all to CFE Edge and Socratic Debates channel on Telegram. So, this is the fourth lecture of Ancient and Medieval History. In the first three lectures, we have done Ancient History. आज हम लोग करेंगे चोला एंड दिल्ली सुल्तानत. अगर टाइम मिला तो विजयनगर तक जाएंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो वूपी मैम बोली है ना कि पहले दिल्ली सल्तनत ही करने के लिए वो आएंगी, तो फिर वो चोला कराएंगी. ठीक ओके ठीक है. तो दिल्ली सल्तनत का टाइम लाइन है हमारा 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी. बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ द पानीपत 1526 ईस्वी. इस टाइम पे क्या हुआ था? 1526 ईस्वी में लास्ट जो लोधी डायनेस्टी थी, उसके किंग को, इब्राहिम लोधी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश डायनेस्टी का उन्होंने स्टार्ट किया था. उसने मुगल वंश स्टार्ट किया था. तो अब हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश. दिल्ली सल्तनत के अंदर बेसिकली क्या थे? 5 डायनेस्टी थे. कोई बता सकते हैं? पहला स्लेव था, फिर खिलजी था, फिर तुगलक था, फिर सैयद था, फिर लोधी. हाँ, सही है. और ये पहला जो डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी किंग आए, वो किंग कभी न कभी किसी न किसी के वो स्लेव रहे थे. इसलिए इसको हम स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं. और इसका दूसरा नाम भी है ममलुक डायनेस्टी हमारा है. इसका फाउंडर जो हमारे थे, फाउंडर जो था हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था. उसने 1206 ईस्वी में इसका फाउंडेशन उसने रखा था. और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हमारा था वो तुर्किश थे. ये लोग तुर्किश थे. ठीक है. अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए एक टाइटल यूज किया जाता है. बता सकते हैं क्या है? हेड ऑफ फोर्स, गुरसला. इसको लाल बख्श बोलते हैं. इसको लाल बख्श, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वो चैरिटी करता था वो. तो इसको हम लाल बख्श भी इसको हम बोलते हैं. और इसने दिल्ली में आर्किटेक्चर में इसका हम बात करें तो इसने 2 चीज, एक अजमेर में इन्होंने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, और दिल्ली में इन्होंने बनाया था कुवत उल इस्लाम, इन नाम का इन्होंने मॉस्क्यू बनाया था इसने. और दिल्ली में कुतुब मीनार. हेलो, हाँ, दिल्ली में इन्होंने कुतुब मीनार बनाया था. लेकिन इसका टाइम तक बनते तक उससे पहले इसका डेथ हो गया था. तो इसके बाद के जो आए सक्सेसर जो इसके आए, उसने ही इसको बनाया था, जो कि इल्तुतमिश था हमारा. ओके सर. कुतुब मीनार का नाम किसके ऊपर रखा हुआ है? सोफी सेंट ख्वाजा की मेमोरी में बनाया गया था इसको. एक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक थे. उन्हीं के नाम पर इसको कुतुबुद्दीन, मतलब कुतुब मीनार उसी के नाम पे रखा गया है. राइट सर. हाँ, और ये लोग जो थे, ये लोग तुर्किश थे. बाबर जो हमारे थे, बाबर तुर्किश थे हमारे. अच्छा, और नेक्स्ट हमारा क्या है? बाबर के बाद हम जो मेजर है वो हम बता दे रहे हैं. बाबर के बाद नेक्स्ट कौन आया था? हुमायूं. सर, हम मुगल कर रहे हैं क्या सीधा, या दिल्ली सल्तनत कर रहे हैं? मेरे दिमाग में ये बाबर चल रहा है. सॉरी, बाबर के जगह कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा. बेटी रजिया सुल्तान 1239 कह रहा हूँ. हाँ, सॉरी. हाँ, तो बाबर एक्चुअली जो था मुगल डायनेस्टी में था. हम मतलब मिस्टेक से बोल रहे थे. तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ना उसका दामाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद, फिर वो मैं बोलता हूँ, से ना कंफ्यूजन होगा तो उन्हें बोलने दीजिए. बीच में कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो आप साथ में बोलना, पर पहले उनको ही बोलने दीजिए, नहीं तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. प्रभात सर इज टेकिंग अ लीड इन दिल्ली सल्तनत. जब वो चुप हो जाएंगे ना, पॉइंट ऐड कर, आप तब कर सकते हो. अनटिल अनलेस वो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिए और आराम से सुनिए. जब वो क्वेश्चन पूछे आंसर दीजिए. कोई पॉइंट बचे है ना, आप ऐड कर सकते हो बाद में. बीच में इंटरप्ट मत कीजिए. चलिए सर.
हाँ, कुतुबुद्दीन के बाद क्या हुआ था, उसका दामाद जो था इल्तुतमिश, उसने इल्तुतमिश आया 12 सॉरी, इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने घोड़ पोलो खेलते थे, हॉर्स पोलो खेलते टाइम उसका 1210 ईस्वी में उसका डेथ हो गया। तो मतलब सिर्फ वो 4 साल के लिए ही मतलब वो रहा वो। उसके बाद हमारा इल्तुतमिश हमारा आया। तो इल्तुतमिश के लिए इल्तुतमिश के रेन में क्या क्या फेमस हुआ था, मतलब कुछ बता सकते हैं? का अटैक हुआ तो 2 टाइप का, अच्छा 2 टाइप का उसने कॉइन चलाया था, उसका नाम क्या है? सर एक सिल्वर जीतल है, टंका। टंका और हाँ जीतल। हाँ ठीक है, एक टंका है और एक जीतल है। जो टंका था वो सिल्वर का था, और जो जीतल था वो किस चीज का था? कॉपर सर। हाँ, वो कॉपर का हमारा था। ठीक। अच्छा, और इल्तुतमिश ने क्या किया था कि 40 स्ट्रॉन्ग सरदार का उसने एक लीडर, एक मतलब ग्रुप बनाया था। उसका कुछ उसने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? दल चालीसा। चहलगनी चालीसा बोलते हाँ थे हाँ पहले। चहलगनी। हाँ सही। हाँ सही है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था चहलगानी था, उसका नाम था। और इल्तुतमिश के टाइम पे ही चंगेज खां भारत पे अटैक किया था। सर उसने आई थिंक डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया था सिचुएशन को, और अटैक हाँ नहीं किया मतलब था। हाँ अरे एक क्या था, ख्वारिज्म शाह का एक था, उसी का बेटा था मंगबरनी। वो इंडिया में वापस वो सिंधु घाटी क्रॉस करके वो आया था, उसी को ढूंढते ढूंढते चंगेज खां आया था। फिर वापस से जब वो चला गया तो फिर तो फिर चंगेज खां भी वापस वहां से रिटर्न हो गया था। राइट सर। अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना कैपिटल कहाँ रखा था? दिल्ली आ गया था सर आई थिंक वो। दिल्ली, दिल्ली हाँ। नहीं, लाहौर था उसका। और उन्हें टाइटल सुल्तान भी बोलते थे ऐबक को। हम्म। अच्छा, सर उसने लोहार इल्तुतमिश कैपिटल, ये सर लाहौर शिफ्ट क्यों की थी उसने कैपिटल दिल्ली से? उसने शिफ्ट नहीं किया था, उसने लाहौर ही कैपिटल बनाया था, पहला कैपिटल अपना। क्योंकि वहां वो पे वो तुर्क जीत साइड से के। आया था, वो वेस्टर्न साइड से आया था ना उसने। अच्छा अच्छा, बट इन्होंने दिल्ली अपना कोई सल्तनत यहीं कॉइन बट क्या? इन्होंने अपना कोई कॉइन नहीं मिंट किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई कॉइन मिंट नहीं किया था। अच्छा, इल्तुतमिश जो हमारा था, देखो, जो हमारा स्लेव डायनेस्टी था, स्लेव डायनेस्टी या ममलुक डायनेस्टी जिसको बोलते हैं, ये 1206 से लेकर के ये 1290 ईस्वी तक था। तो पहला हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था 4 साल के लिए, उसके बाद इल्तुतमिश आया। इल्तुतमिश के बाद उसने रजिया सुल्तान आई थी। एक्चुअली इल्तुतमिश के बाद आराम शाह उसका बेटा भी आया था, लेकिन वो उतना इफिशियंट नहीं था, तो उसको हटा करके उसकी इल्तुतमिश की जो डॉटर थी उसने रजिया सुल्तान 4 साल के लिए बनी थी, 1236 से लेकर के 1239, कहीं कहीं 1240 भी लिखा रहता है। तो रजिया सुल्तान के बारे में ये है कि ये फर्स्ट लेडी ऐसी है जिसने कि भारत पे मतलब कि कंट्रोल किया अपने अंडर में पूरे। इसके बाद कभी भी कोई एक लेडी ऐसी नहीं है जिसने पूरे भारत पे उसने राज किया हो। ठीक है। तो रजिया सुल्तान क्या था कि मुस्लिम में क्या हुआ कि लेडी के द्वारा रूल होने से बहुत सारे जो चहलगानी थे, वो चहलगानी आपस में इसके अगेंस्ट हो गए, मतलब। तो उन्होंने वो लोग क्या करने लगे कि फिर आपस में मतलब कि विद्रोह, एक अल्तुनिया नाम का एक गवर्नर था, उसके साथ मिल करके इसने रजिया सुल्तान को इन्होंने वापस वहां से हटा दिया उसने। सर सर ये इस स्टोरी को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए सर, ताकि इन्वॉल्वमेंट सबका रहे सर थोड़ा सा। एक्चुअली क्या है कि इसमें क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन बनता भी नहीं है सर इससे, डायरेक्टली स्टोरी से तो नहीं बनता, राइट सर? मतलब ऐसे में तो मतलब कैसे क्वेश्चन बनाए, मतलब ये थोड़ा सा है, क्योंकि यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा बहुत कम आया था, मतलब सिर्फ यहाँ पे एक बंदा था, वो जो यलदोज था शायद उनका नाम, जो इल्तुतमिश के एनिमी थे, उन्होंने सुसाइड करा था शायद। ठीक है। उसके बारे में कुछ। अच्छा एक सर इसके जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन है उससे देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को इक्तेदार्स में बांट दिया था, इक्ते में बांट दिया था। तो इक्ता किसके अंडर होता था? वो तो चहलगानी के अंदर था ना इक्ता। नहीं सर, उसने अपने एम्पायर को इक्ताज के अंदर मतलब डिवाइड कर दिया था, जैसे प्रोविंसेस हैं आज के।
तो इक्ते को कौन कौन हेड करता था? विलेज लेवल पे करता था धंधा ऐसा कुछ। इक्ता नहीं को सर, वो इक्तेदार, इक्तेदार या इक्तेदार मुफ्ती उसको एक बोलते वर्ड थे है। हम। राइट, इक्तेदार मुफ्ती भी बोलते हैं इक्तेदार उसको। राइट राइट। मतलब अच्छा, इक्ता का क्या इल्तुतमिश ने 2 टाइटल लिए। पर्पस क्या और ये होता था सर इल्तुतमिश ने 2 मिलिट टाइटल लिए। अब यही होगा। सब आपस में बोलेंगे, उससे आपस में शांत हो जाएंगे, इसलिए सही होता है कि एक ही लीड करे कोई और बीच में। अच्छा पर मंगोल, पर बात सर जो आपको आईएएस का क्वेश्चन है 2001 का कि इल्तुतमिश थी मंगोल किसके टाइम, मंगोल के जो थे चंगेज खां, जो एक मंगोल था, उसने भारत पर किसके टाइम पे अटैक किया था? यही है सर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ही है सर। अच्छा अरे इस ठीक है। बार भी तो ये अच्छा ने पूछा था ना, चंगेज खान से लिंक, एक दो स्टेटमेंट आया था ना पेपर में। इस बार सर हाँ, इस बार आया था एक क्वेश्चन में, चंगेज खान कहीं ना कहीं तो आया था पक्का, मुझे याद है यार। मेरे इसमें अच्छा, मंगोल पॉलिसी भी लिखी हुई है इल्तुतमिश की, किसी को पता है क्या है वो? वही है ना, बताइए। उसने डिप्लोमेटिकली हैंडल कर लिया था उससे मंगोल को। आप बता चंगेज दीजिए। का मंगोल तो उसके लिए थी ये पॉलिसी। मुझे नहीं पता, इसलिए पूछ रही हूँ। बताओ, पॉलिसी बताओ। नहीं, हमें तो नहीं पता है इसके बारे में। अच्छा बोल रहे थे, डोन अच्छा है ठीक है कुछ आपके क्वेश्चन। पास ऑप्शन, मतलब कुछ है आइडिया तो बता दीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि चंगेज खान से बचाने के लिए इंडिया को मंगोल पॉलिसी इल्तुतमिश ने यूज की थी। अब मुझे नहीं पता कितनी सही है, मुझे कंफ्यूजन था इसलिए मैंने सबसे पूछा। हाँ, एक्चुअली पॉलिसी यही थी कि डायरेक्टली वार ना करके उससे, उसके साथ मतलब उसके अपोजिशन में ना के उसको कोऑपरेट करना है डिप्लोमेटिकली, तो दैट्स द पॉलिसी है। अरे एक ये हुआ डिपार्टमेंट बनाया था। हाँ सर, पूछिए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि अब ये मंगोल के रूलर थे चंगेज खान, सो द एरिया अलोंग द इंडस रिवर केम अंडर द मंगोल डोमिनेशन। तो इंडस के ऊपर वाला एरिया था ना, वहां पे मंगोल लोगों ने कुछ कब्जा लिया होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में ये इल्तुतमिश मंगोल पॉलिसी लेके आए ताकि वो इंडिया में ना आ सके, कुछ ऐसा है ये चीज। ओके सर, ओके। एक डिपार्टमेंट बनाया था अच्छा एक इन्होंने। आयरन एंड ब्लड का, अच्छा एक एक आयरन, एक रूलर थे स्लेव डायनेस्टी में, उसने आयरन एंड ब्लड का पॉलिसी उसने अपनाया था, कौन था वो? बलबन सर, बलबन। हाँ बलबन था। अच्छा ठीक है, बलबन ने अपने रेन में उसने दो टाइप का उसने परंपरा उसने स्टार्ट किया था। वो क्या चीज था उसने? पैबोस और पैबोज और सजदा। सिजदा। हाँ हाँ सजदा, हाँ ये क्या उसने था एक ये? नौरोज त्योहार भी स्टार्ट कराया था ना, हम्म नौरोज, नौरोज हम्म त्योहार जो ईरानी था, सजदा और ईरान। पैबोस क्या था? हेलो, सजदा और पैबोस पैबोस क्या चीज था? पैबोस था ना कि वो पैर छू करके उसको करना पड़ता था, और सजदा तो था कि उसके नहीं सामने जाकर के सर झुकाना होता था। नहीं, सजदा में क्या था कि पूरा भूमि पर लेट करके उसको अभिवादन उसका करना होता था, मतलब उसके प्रति रेस्पेक्ट शो करना होता था। और पैबोस क्या था, उसके पैर पे उसका जो पैर था वहां पर किस करना होता था, वो पैबोस हो गया। ठीक है। तो ऐसा क्यों अच्छा किया ठीक था है, उसने, मतलब वजह क्या थी ऐसा करने की? मतलब वो एक्चुअली अपना थोड़ा सा अपना सुपीरियरिटी उसने इस तरह से वो शो करता था वो अपना, जैसे हम कि एल्डर्स लोग की रिस्पेक्ट के लिए उनके पैर छूते हैं ना, तो ऐसे करके वो खुद की शायद। नहीं, मैं एक थोड़ा सा और ऐड कर देता हूँ। बलबन क्या था ना, वो चहलगामी का ही एक मेंबर था। उसने पहले वाले सल्तनत सुल्तान को मार के कब्जा कर लिया था। तो ताकि जो पहले के चहलगामी है उसको रेस्पेक्ट करे, तो उसने ये परंपरा शुरू कर दी थी। हाँ और मतलब उसने वो अपने आप को एक्चुअली क्या था कि वो अपने आप को एक टाइटल लिया था, जिल ए अल्लाह, इसका अर्थ हुआ कि वो अल्लाह का वो शैडो है। और मतलब कि उन्हीं की मर्जी से वो क्या कर रहा है, लोगों पर वो रूल कर रहा है वो। इसीलिए क्या करता था वो अपने आप को, इन लोगों को मतलब बोलता था जिले अपना पैर अपने अपने पास झुकने के लिए, अपने पैर पे किस करने के लिए ये सब प्रथा उसने लाया था। जिले इलाही, अच्छा जिले इलाही।
जिल्ले अल्लाह की जिल्ले इलाही क्या था? इलाही में था, जिले इलाही। इलाही, जिल ए हाँ इलाही। हाँ, अच्छा हाँ सॉरी, हाँ जिल्ले इलाही था वो, अल्लाह नहीं था, जिल्ले इलाही था वो। अच्छा, चहलगानी किसके टाइम पे आया था और किसके टाइम पे चहलगानी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था? इल्तुतमिश टाइम पे आया था, बलबन के टाइम पे खत्म कर दिया गया था। होता क्या था हाँ ये? नहीं, बलबन ने खत्म नहीं किया था, उसे खत्म किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नहीं, बलबन नहीं किया था। एक्चुअली चहलगानी जो बेसिकली होते थे, वो किंग के पास वो 40 सरदार होते थे जो कि बहुत ही पावरफुल होते थे। तो तुर्क सरदार। हाँ हाँ, वो तुर्क सरदार ही होते थे। तो उसमें तो ये इल्तुतमिश ने इसको क्रिएट किया था और उनके हेल्प से वो काफी वो हर जगह रूल करता था। और बलबन भी क्या था कि बलबन को ये लगा कि वो उनके ऊपर डोमिनेट ना कर जाए बाद में, इसलिए क्या किया उन्होंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। फिल्टर किया, ये उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये सब का इसका ये था कि ताकि वो अपने रूल को स्टेबल रख सके, जैसे रजिया सुल्तान के साथ हुआ था ना। हाँ मतलब ताकि बाद में वही सरदार आगे जाकर के क्या करते थे, कुछ पावरफुल होकर के किंग के अगेंस्ट में वो विद्रोह कर देते थे वो। क्योंकि रजिया सुल्तान के टाइम पर भी यही लोग विद्रोह किए, अपना ग्रुपिंग कर करके उसने उस विद्रोह किया था उसने। और फिर रजिया सुल्तान को हटा दिया, मतलब किंग के फॉर्मेशन में उनका काफी रोल रहता था। और वो चहलगानी का खुद एक मेंबर था बलबन, इसलिए उसने काफी इसलिए उसने सबसे पहले चहलगानी का ही पावर को खत्म कर दिया। अच्छा सर, इनकी कैपिटल कहाँ थी? इसका तो आई थिंक दिल्ली ही था। हाँ, क्योंकि इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली कर दिया था, तो इनकी दिल्ली थी बलबन की। अच्छा, एक चीज और था जो इल्तुतमिश था। अच्छा, कुतुबुद्दीन जो थे, अच्छा कुतुब मीनार का जो उसने निर्माण आधा उसने कंस्ट्रक्शन करवाया था, उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन करवाया था उसको पूरा? इल्तुतमिश। और और फिर इल्तुतमिश के उसके बाद बाद में जाकर के फिर वो शाह तुगलक ने जो कंप्लीट कराया था, जब वो गिर गया था 4th मंजिला जो था, तो 5 हाँ मतलब। तो उसके ऊपर क्या हुआ था, बिजली गिर गया था। इससे क्या होता, उसका जो पहले वो 4 मंजिल का ही था, तो ऊपर वाला पार्ट क्या हुआ था कि उस पे जो डिस्ट्रॉय हो गया था, तो 2 मंजिल उसने और बना दिया था उसने, 4 हाँ, के फिर वो बदले शाह उसने तुगलक। एक। हाँ, तो इसमें फिरोज शाह तुगलक, मतलब 3 लोग इससे जुड़े हुए थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश और फिर तीसरा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है सर, ये मुझे लग रहा है हो गया है, क्या नाम है, स्लेव वाला, इसका एडमिनिस्ट्रेशन देख लेते हैं अब, क्योंकि किंग विंग तो हमने देख लिया ना। हाँ हाँ ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का तो मोस्टली हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव में देख लो, रिलीजन पॉलिसी क्या था, ये सब जो पॉलिसी टाइप है ना वो देख लिया, सोसाइटी कैसी थी। वो तो पूरा एज ए होल पूरा देखेंगे ना, इसका क्या बोल रहे हैं, दिल्ली हाँ ठीक है सल्तनत सर, का। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हाँ जैसे आपको ठीक लगे। हाँ ठीक। अच्छा, फिर एक ठीक है, 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो आईएएस वगैरह या कोई स्टेट पीसीएस में वगैरह आया था ठीक। कि बलबन ने कौन सा मतलब कि बलबन ने कौन सा टाइटल को एडॉप्ट किया था? अभी जस्ट हम डिस्कस किए थे। सिजदा वाला जिले क्या? इलाही। जिले हाँ, इलाही। हाँ जिले जी इलाही, सर। जिले इलाही उसने किया था। फिर वह क्या आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी किसने मतलब एडॉप्ट किया था? बलबन ने ही। इसमें क्या हाँ, होता और था फिर आयरन, मतलब होता आयरन क्या एंड था? ब्लड का मतलब वो काफी मतलब कि आयरन हैंड से मतलब वो हर चीज को डील करता था। वो काफी एक क्रूर शासक था, तानाशाह टाइप का था, ऑटोक्रेट टाइप का वो शासन था। जैसे हमारा जैसे ये अलाउद्दीन खिलजी, जैसे जलालुद्दीन खिलजी, ये थोड़ा लिबरल टाइप का था, तो ये उस टाइप का नहीं था, ये काफी ऑटोक्रेटिक टाइप का ये था ये। ओके सर। फिर एक इसके रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन आया है, कुछ कुछ स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी आया है कि नवरोज फेस्टिवल को किसने स्टार्ट किया था? बलबन। ये 9 दिन रोजा रखते वही वाला है ना ये? नहीं, नवरोज फेस्टिवल जो है ये पारसी कम्युनिटी का एक फेस्टिवल है ये। आई डोंट नो मतलब इसमें क्या होता है। ये आई थिंक न्यू ईयर है पारसी कम्युनिटी का सर। न्यू ईयर है ये, न्यू ईयर सेलिब्रेशन। हाँ, ओके तो नवरोज मतलब मे बी मतलब कुछ ऐसा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारा था, खिलजी डायनेस्टी हमारा है। गुलाम वंश के बाद
ये 1290 तक चला था गुराम वंश, और फिर नेक्स्ट 30 ईयर के लिए हमारा आया था खिलजी वंश। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी इसको बोलते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी। इसी पर ना वो पद्मावत मूवी बना है, मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड है ही ना। वो आया था ना दीपिका पादुकोण और क्या था वो, रणवीर कपूर। हाँ हाँ हाँ, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का ही मतलब वो रोल किया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर हमारा एक और हमारा है, फिर मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है हमारा इसमें। हाँ, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, फिर ये पूछ रहे हैं कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेसिकली इसके टाइम पे बस ये इसके बारे में बस इतना ही है कि वो एक लिबरल टाइप का वो किंग था वो, और उसने दिल्ली के पास उसने एक मंगोलपुरी नाम का जगह, न्यू कन्वर्टेड मुस्लिम, मंगोलपुरी नामक जगह को दिल्ली में उसने एक बसाया था। और मेनली फिर इसके बाद जो हमारा इसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं है। और फिर सर उसी ये का जो मंगोलपुरी जो है, मंगोलपुरी मतलब मंगोल से रिलेटेड है क्या सर? मंगोल्स ऑफ चाइना? मतलब ये इतना पता नहीं है हमको, ये दिल्ली के पास इसने मंगोलपुरी को मतलब कि न्यू कन्वर्टेड, मंगोलपुरी के पास जो न्यू कन्वर्टेड जो मुस्लिम थे ना, वहां पर उनको सेटल कराया था उसने। सर मुझे लगता डिस्कस, बाकी यूपीएससी ने पूछा नहीं है ये। हाँ, यूपीएससी का भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं था। मेनली उसका फोकस है अलाउद्दीन खिलजी के रिगार्डिंग भले ही पूछा है, क्योंकि उसने बहुत सारा नया पॉलिसी लाया था ये सब। अच्छा, इसके बाद हमारा है अलाउद्दीन खिलजी हमारा है। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ मतलब कि कुछ न्यू रिफॉर्म लाया था उसने एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या क्या था? उसने सर दो मतलब अपने प्रोविंसेस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, एक तो रिवेन्यू से और एक मिलिट्री, दीवाने अर्ज और दीवाने एक दूसरा डिपार्टमेंट था रिवेन्यू के लिए। तो मतलब सिंगल पर्सन पे पावर नहीं थी उधर, ऐसा था प्रोविंसेस में। ठीक है, और मार्केट जो कंट्रोल पॉलिसी था उसका, मार्केट रिफॉर्म किए थे उन्होंने काफी अच्छे, न्यू मार्केट उसने पॉलिसी लाया था। और कुछ नई मार्केट बनाई हुई थी, सेपरेट मार्केट बनाई थी, शायद 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था उसने। और उसने अपने जो सोल्जर्स थे उनको डायरेक्टली सैलरी देना शुरू कर दिया था आई थिंक। इसने वो है क्या एक डिपार्टमेंट, मतलब मुस्तखराज का डिपार्टमेंट ऑफ एरियर, ये इसने बनाया था क्या? खराज जो होता है बेसिकली एक टर्म है। खराज का मतलब होता है लैंड टैक्स। कुछ टर्म्स हम बोल रहे हैं। खम्स का मतलब क्या होता है? खम्स होता है ये लूट, कहीं से कुछ लूट करके लाते हैं तो उसमें जो उसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं लूट का भाग जो होता है, उसको हम खम्स बोलते हैं। खराज हमारा हो गया, लैंड टैक्स हमारा हो गया। जजिया क्या होगा? जजिया ये तो मतलब हिंदूज को देना हाँ, नॉन मुस्लिम के ऊपर उसमें जो रिलीजियस टैक्स होता था उसको हम जजिया बोलते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन के काफी अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने किंगडम में अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफी इफिशियंट बनाने के लिए उसने कुछ नया रिफॉर्म लाया था। पहला चीज तो उसने एक नया मार्केट पॉलिसी उसने इंट्रोड्यूस किया था, और उसने इसके तहत उसने क्या किया था कि हर एक कमोडिटी का उसने एक प्राइस उसने फिक्स किया था। फिर वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट इसी के टाइम पे उसने लाया था। और उन्होंने क्या होता मार्केट में मतलब कि सब कुछ सही से चले, इसके लिए उसने स्पाई को उसने वहां पे नियुक्त किया था, उसने अपॉइंट किया था। तो उस स्पाई को बोलते थे बरीद। सहना बोलते थे ना को, बरीद ना मैम? हाँ वो सर, वो मतलब मंडी का जो सुपरवाइजर था, सहना ए मंडी बोलते थे उसे। और बरीद जो थे वो मतलब इंटेलिजेंट ऑफिसर थे, राइट, जो आप बोल अच्छा रहे थे। हाँ, स्पाई जो थे बेसिकली ये देखते थे कि कहाँ पे चोरी हो रहा है, मतलब वो स्पाई का काम बेसिकली करते थे वहां पे, कौन कम तौल रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सब चीजों का।
अरे पीपी सर और करिश्मा, कैन यू शेयर जो आप टर्म है ना ग्रुप पे लिख दीजिए, क्योंकि ये इससे लिंक है, ऐसा इससे लिंक है, स्पेलिंग का दिक्कत भी नहीं होगा और बात अच्छा फिर ठीक है, बोल बरीद को लिख। अच्छा, उसने अपने अपने डिपार्टमेंट में अस्पाई, उसने अस्पाई को बोलते हैं बरीद, BARID। अच्छा, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, अलाउद्दीन खिलजी एक चीज नोटिस किया था क्या, कि सब लोग अरब से काफी महंगे महंगे घोड़े मंगवाते थे, और बेसिकली फिर बाद में क्या होता था कि लोग उस घोड़े को एक्सचेंज कर लेते थे आपस में, और वो सैनिक वैनिक उसको बेच देते थे। तो ये देखता था कि साला कि युद्ध में हम जा रहे थे, काफी छोटा छोटा घोड़ा है, घोड़ा उतना अच्छी क्वालिटी का है नहीं, तो इसलिए उसने क्या किया कि उसने मतलब कि क्या मिलिट्री रिफॉर्म में उसने दो चीज लाया, दाग और चेहरा। दाग मतलब क्या हुआ, जैसे आज हम लोग भी मतलब कहीं पे रिक्रूटमेंट हम लोग का भी होता है, तो वहां पर हम लोग का एक मार्क पूछते हैं ना, कोई एक निशानी, वो यहीं से आया है। ओके। दाग होता है क्या, घोड़े के ऊपर एक सील लगाया जाता था, गरम लोहा करके कुछ मतलब इस टाइप से कर दिया जाता था उनको। तो दाग और चेहरा को इंट्रोड्यूस किया था अलाउद्दीन खिलजी किया था। और दलाउ, अच्छा और क्या थे कि जो अच्छा, बहुत पहले क्या होते थे कि जो टैक्स कलेक्शन के लिए ना बीच में बहुत सारे मिडिल मैन थे, उस मिडिल मैन का नाम था एक खुद, मुकद्दम एंड चौधरी। ये क्या करते थे, ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ये खुद बोलते थे जमींदार को, और मुकद्दम और चौधरी उसी टाइप के होते थे, खुद मुकद्दम एंड चौधरी। तो वो क्या किया उसने, बीच वाले जितने भी मिडिल मैन थे वो सबको एबॉलिश कर दिए थे उसने। अच्छा, इनके टाइम पे लैंड टैक्स कितना था इसके टाइम पे? 1/6 होगा, मे बी, नहीं 1/3 क्या था? 1/5 सर। एक्चुअली क्या था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे टैक्स रेट सबसे ज्यादा था, तो 50%। 1/2। हाँ तो वो क्या था, एग्रीकल्चर टैक्स जो था वो 50% एग्रीकल्चर टैक्स था, और कहीं कहीं मतलब कुछ कुछ बुक में दिया हुआ है कि 75% भी वो टैक्स लिया करता था वो। ये अच्छा, दुआब में लगाया और हुआ इसमें वो दुआब। क्या बोले मैम? ये दुआब में लगाया हुआ था, दुआब। अब दुआब का ये पर्टिकुलरली का तो नहीं मेरे पास मेंशन अच्छा, है मैम। दुआब मतलब होता है जो दो रिवर्स होते हैं ना, उनके बीच की जो जमीन होती है काफी फर्टाइल होता है, उसमें हाँ शायद लगाया हुआ था। हाँ, मे भी मैम वो लगाए होंगे। लैंड टैक्स मतलब खराज, खराज हमारा क्या था, 50% था हमारा। अच्छा, इसने दो नया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था, बता सकते हैं उसका क्या नाम था? ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी बहुत बार आया है। जजिया, हेलो, जजिया लगाया था ना नॉन मुस्लिम्स पे। नहीं ये नहीं था। अच्छा, कोई और? बता देता हूँ, एक घराई है, एक चराई है, होम टैक्स और अच्छा हाँ, एग्रीकल्चर एक टैक्स। हमारा, हाँ बिल्कुल सही बताया, टैक्स एक था हमारा घड़ी टैक्स, घड़ी कर और चरी कर, मतलब घड़ी कर हुआ हाउस टैक्स, चरी हुआ चराई, मतलब ग्रेज पास्चर टैक्स हो गया। मतलब कि जितने भी मतलब जो मिल्च एनिमल जो होते हैं ना, दूध देने वाले, उनके ऊपर मतलब कि वो उनके ऊपर उसने टैक्स लगाया था उसने। तो घड़ी कर चरी कर उसको बोलते हैं, हाउस टैक्स एंड पास्चर टैक्स बोलते हैं। अच्छा, इन्हीं के टाइम का एक क्या था कि एक इसी के टाइम का घटना है, चित्तौड़गढ़ के राजा पर इसने जब अटैक किया था, वो मतलब क्या था, राणा रतन, वो रतन सिंह थे, मतलब कि वहां के राजा, और उन्हीं की वाइफ थी पद्मावती, पद्मिनी थी। तो वो पद्मिनी क्या कहते, तो रतन सिंह के डेथ होने, मतलब कि वॉर में मतलब उसका डेथ हो जाने के बाद जो पद्मिनी थी, उसने क्या जौहर कर लिया था। जो व्हाट इज जौहर? सती टाइप। आग में। हाँ, मतलब ये तो बेसिक प्रैक्टिस ऑफ सती है बेसिकली। ये जौहर जो हमारा है, ये प्रैक्टिस ऑफ सती हमारा है, ठीक है। अच्छा, एक पर ये खुद की विल से है ना, और सती तो शायद सोसाइटी के फोर्स से, या वो भी खुद की ही विल से है? नहीं, सोसाइटी वो करती है ना सती के लिए तो, बट ये वाला खुद के विल से है जो सर बोल रहे हैं हाँ, ना, ये जौहर वाला। जो होता था ये बेसिकली खुद से होता था, लोग खुद से ही लोग करते थे, चॉइस से करते थे, बाय चॉइस और था ये। शायद एक छोटा सा रेफरेंस ये भी है, जौहर क्या होता था, मतलब कि अलग से मतलब बर्न हो जाना, और सती के केस में था कि जहां पति का बर्न हो रहा है वहीं
वो भी साथ में बर्न होगी हाँ मतलब पति को गोदी में उसकी लेकर के, वाइफ भी। पति को गोदी में लेकर के वो ओके ओके ठीक है। अच्छा अच्छा, बोले कि पद्मावती से रिलेटेड एक बुक लिखा गया है, कौन सा बुक है और उसने किसने लिखा है इसी टाइम पे? पद्मावत है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा हुआ है, शेरशाह सूरी के टाइम में शायद। हाँ मलिक मोहम्मद, ये हाँ मलिक मोहम्मद जायसी लिखा, उसने पद्मावत लिखा है। और अच्छा शेरशाह किसके सूरी के टाइम टाइम में। अच्छा सॉरी किसके टाइम पे लिखा है ये तो नहीं मेरे पास नहीं हाँ सर, वो 1540 में लिखा, शेरशाह सूरी थे उस टाइम पे। हाँ मतलब शेरशाह सूरी के टाइम पे ही मतलब था ये। ने लिखा है एक कृष्ण। मिनट। मलिक मोहम्मद जायसी सर। ओके मैं लिख रहा हूँ पे। हाँ उसमें रानी पद्मिनी के बारे में उसमें लिखा हुआ है। किसके टाइम में है ये, क्या बताया? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। ओके ठीक है। अच्छा इसका एक सेनापति, इसका एक कमांडर इन चीफ था, इसका मलिक काफूर, वो एक यूनिट था हिजरा, मतलब थर्ड जेंडर मतलब था, सॉरी वो। अच्छा इसके बाद हमारा आता है, बस मेनली इसके बारे में इतना ही चीज था, अलाउद्दीन खिलजीवान। किसी को और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ये मंगोल वाला इधर ही हुआ था ना सर, मंगोल वाला जो अटैक हुआ था अपना, इन्हीं के टाइम हुआ था ना ये मेरा। मंगोल जो थे सिंध के वेस्टर्न साइड में मंगोल थे। हाँ 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 अलाउद्दीन सर, खिलजी के मंगोल टाइम अटैक भी पे, हुआ था इनके टाइम पर, राइट सर। हाँ तो सिंधु ने, नहीं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे, अलाउद्दीन खिलजी और के टाइम पे जो मंगोल और अलाउद्दीन खिलजी का जो बाउंड्री था वो रावी रिवर था हमारा। ठीक, ओके। इंडस की ट्राइब्यूटरी है ना रावी, वही रावी। सर इस शायद इसके डायनेस्टी में कोहिनूर मलिक कफूर ने लिया था, कोहिनूर। नहीं कोहिनूर डायमंड तो इसके नादिर टाइम पे शाह नहीं। इन्वेंटेड था। नादिर शाह इन्वेंटेड। हाँ वो गोलकुंडा के माइन से मिला था वो, मतलब उसका पूरा रोटेशन है, कैसे गोलकोंडा से कैसे मिला मिला था था वो महाराजा वो, नादिर शाह भी ले गया था, लेकिन वो बहुत बाद की बात है, मिला काफी पहले था। नादिर हाँ शाह वाला तो इधर का बात है, आई थिंक 1730 एक और ये मिला काफी डायनेस्टी पहले, थी इधर लिया था, साउथ में। इसकी बदल रही थी। कोई बता सकता है कौन सी डायनेस्टी में मतलब ये कोहिनूर बना था स्टार्टिंग में? काकतिया डायनेस्टी, कोकतिया कर्नाटका के डायनेस्टी, कोल्लेरू माइंस। कोकतिया डायनेस्टी। ये गोलकुंडा माइन था ना मैम? ये कोल्लूर लेटर वहां पे माइंस। गया, लेटरन वहां पे गया था गोलकुंडा में, बट पहले ये कोकतिया डायनेस्टी में मतलब था। दैट इज आई थिंक डिस्प्यूटेड। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं फिर तो। अच्छा ये अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया मतलब उसने जो टैक्स लगाया था, तो टैक्स में उसने पूरे लैंड का उसने सही से मेजरमेंट कराया, लैंड का पूरा टाइप देखा, उसके बाद उसने मतलब कि उसके अनुसार से फिर उसने टैक्स हर चीज का डिसाइड किया, और इसके लिए उसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। वो कौन सा डिपार्टमेंट था? दीवाने कोही, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। No, that is related to Muhammad bin Tughlaq. सर दीवाने मुस्तखराज। हाँ Yes, सही है, they वो Muxtaraj डिपार्टमेंट is हमारा था correct. दीवाने मुस्तखराज। दीवाने कोही वो बाद में आएगा। Muhammad bin Tughlaq का हाँ मैम। मैं लिखती हूँ सर। अच्छा ठीक। अच्छा खिलजी के बाद फिर कोई और बाकी जो भी थे, कोई मतलब वो सब ऐसे ही थे, कुछ खास मतलब थे नहीं। एक इसके बाद था ये मुबारक शाह था, जिसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक आया था। तो बेसिकली वो क्या था, काफी मतलब वो ड्रंकर था, काफी मतलब कि इनएफिशिएंट लीडर था। सम टाइम्स क्या होता था कि वो नेकेड होकर के भी मतलब नेकेड होकर के समटाइम्स लेडीज के ड्रेस में वो कोट वोट आ जाया करता था। तो उसी को फिर रंगीला इसी को बोलते हैं। मतलब क्या रंगीला वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं ना? नहीं वो कौन था? वो मुगल का था रंगीला, मुगलों का था।
मोहम्मद शाह जो है वो लेटर है जिसके टाइम में नादिर शाह का इन्वेजन होता है 1739, सो दैट इज डिफरेंट। फिर ये कौन सा है जिसकी बात हो रही थी? ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। इसी अलाउद्दीन को खिलजी का मुबारक ये खिलजी सन बोलते था। हैं क्या? इसी को क्या? मुबारक खिलजी बोला जाता है? हाँ हाँ। मुबारक खिलजी में भी इसी को बोला जाता हो, मुबारक खिलजी, हाँ क्योंकि मैम, खिलजी हाँ डायनेस्टी में इसी था। को बोला। हाँ इसी को बोलते हैं। फिर उसके बाद उसका कमांडर जो खिजर खां क्या किया तो सैयद खुसरो डायनेस्टी खान में एक थे। खिजर खान। हाँ नहीं, इसको खुसरो खां के द्वारा वो क्लीड कर दिया गया। सर हम खिज़र मूव खान करते नहीं हो सकता है क्योंकि बीच में तुगलक डायनेस्टी है। खिज़र खान अभी थोड़ी खुसरो आएगा। खुसरो देखिए, नसीरुद्दीन खुसरो खां जो था वो लास्ट किंग था इसका, खिलजी डायनेस्टी का। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सर हम जिसको मूव कि कर गयासुद्दीन सकते तुगलक। हैं, टाइम कम है, आप लोग तुगलक पे आ जाइए, हाँ तुगलक अब सुल्तान। देखिए अब नेक्स्ट पे हमारा है गयासुद्दीन तुगलक के आ रहे हैं, ठीक है। जी सर। अच्छा, अब हमारे तुगलक डायनेस्टी मतलब इससे पहले वाला जो डायनेस्टी था केवल 30 ईयर के लिए था। सब तुगलक डायनेस्टी सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड सर्विंग डायनेस्टी था, मतलब कि ये दिल्ली सल्तनत का ये 1320 से लेकर के 14 से 12, ऑलमोस्ट 100 ईयर। ओके। और गयासुद्दीन तुगलक जो था ये बेसिकली क्या था, ये एक तुर्क था। And his original name was Ghazi Malik and he took the title of Tughlaq. उल्टा तो नहीं ना बोल दिया। वो सिटी थी नियर दिल्ली। He was the first who started the canal system, and he also decreased the revenue. अच्छा, Canal से तो तुगलक फिरोज शाह तुगलक is associated. Network of canals. नेटवर्क ऑफ कैनाल्स फिरोज शाह तुगलक, लेकिन कैनाल सिस्टम स्टार्ट किया गयासुद्दीन तुगलक और बड़े पैमाने पे बनाया फिरोज शाह। अच्छा ठीक है, इसने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए, अच्छा बेसिकली पहले इसका लीडर बता देते हैं। एक तो हमारा गयासुद्दीन तुगलक था, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कि पगला बादशाह भी बोलते हैं, और मतलब ये अपने 5 टाइप का एक्सपेरिमेंट किया था, वो सब में फेल हो गया था। और फिर थर्ड में हमारा था फिरोज शाह तुगलक। बेसिकली 3 हुए, मेन इंपोर्टेंट में 3 ही थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब हम आते हैं। सर अच्छा, अब हम आते हैं निजामुद्दीन था वहां पे, उन्होंने कहा था दिल्ली अभी दूर है, शायद इसी पीरियड में बताया था निजामुद्दीन। गयासुद्दीन तुगलक जो था ये काफी लिबरल था, तो इसने फिर क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो टैक्स रेट काफी हाई था, उसने क्या किया, टैक्स रेट को फिर वापस से 1/3 और 1/5 कर दिया। और फिर उसने जो, हाँ मतलब बेसिकली आपको ये समझना कि ये थोड़ा सा लिबरल टाइप का था। इसमें अगर कहीं ड्राउट वगैरह आया है तो वहां पर उसने टैक्स में क्या किया, उसने माफ कर दिया उसने। और उसने फिर से उसने क्या किया था कि उसने जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उसको उसने कैश न दे करके उसने पार्ट ऑफ लैंड उसने देना शुरू कर दिया, जिसको कि हम जागीर बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या हुआ था कि जितने भी जो बड़े बड़े मतलब सरदार वगैरह थे, मतलब उनको जो काफी जागीरें दिया गया था, ये सब जागीर दिया गया था, वो सब वापस अलाउद्दीन खिलजी अपने टाइम पर उसने ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी मतलब अपना पावर को काफी सेंट्रलाइज कर दिया था। ठीक है, तो अच्छा गयासुद्दीन तुगलक मतलब गयासुद्दीन के टाइम पे क्या हुआ था, इसी ने बटाईदार नस्ल एवं बटाई का सिस्टम उसने स्टार्ट किया था। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या है? मतलब कि लैंड को किसी को रेंट पे देना, मतलब होता है बटाईदार जिसको बोलते हैं ना। एक मिनट, जस्ट लेट मी। ये फ्यूडल टाइप बोल रहे हो क्या कि उनको दे दिया था ना? हाँ, फ्यूडलिज्म को तो इसने स्टार्ट किया ही, मतलब इसने ये क्या किया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये कैश न देकर के उसको पार्ट ऑफ लैंड उसने देना स्टार्ट कर दिया था फिर से। हाँ सर, ऐसा है ना, वो जो अलाउद्दीन ने रिफॉर्म लिए थे ना, सारे मार्केट रिफॉर्म या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इसने वापस करने शुरू कर दिए थे। जैसे अलाउद्दीन ने कैश देना शुरू कर दिया था अपने सोल्जर्स को,
इंस्टेड ऑफ लैंड। तो इसने क्या किया, वो रिवर्ट कर दिया कि हम लैंड ही देंगे आपको, वहां राज करो, वहां से कुछ पैसा कमाओ, अपना मेंटेन करो आर्मी वगैरह, और हमें भी कुछ देते रहो, इस टाइप का सर। ठीक है। फिर गयासुद्दीन तुगलक जो थे गयासुद्दीन तुगलक जो थे, जो जितने भी बेनिफिशियरी वगैरह थे, जिनको पहले की काफी वेल्थ काफी गिफ्ट दिया गया था, सबको इसने रिटर्न करने के लिए कहा था। लेकिन एक सूफी संत, जितने भी आमिर थे वो सब ने उसके बात को फॉलो किया था। लेकिन एक निजामुद्दीन औलिया थे, उसने एक सूफी सेंट थे, वो उसने एक भी पैसा इसको रिटर्न करने से मना कर दिया उसने। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोहम्मद बिन तुगलक। अच्छा अब बताएं, मोहम्मद बिन तुगलक अपने 5 एक्सपेरिमेंट के लिए जाना जाता है। वो 5 एक्सपेरिमेंट क्या क्या था? दोआब रीजन में टैक्सेशन और दौलताबाद में कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था, टोकन करेंसी एंड कहाँ से तुगलकाबाद? सर तुगलकाबाद में दौलताबाद। दौलताबाद। हाँ मतलब पहले, ठीक है। नेक्स्ट। And he did not have stability in his own territory. Still, he was doing a lot of expeditions like Karachi expedition, Iraq, and these expeditions failed. अच्छा, एक कराची था, दूसरा एक और था खुरासान। और फिर एक और बच रहा है, वो था जो टोकन करेंसी। न्यू टोकन करेंसी कंट्री में पड़ता है, ये बताना था। कराची क्या कहाँ पड़ता है? कराची किस कराची ये है हिमाचल साइड में पड़ता है कहीं पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अफगानिस्तान ये सर ये अफगानिस्तान वाला एरिया है, तो उसके अफगानिस्तान तिब्बत वाला एरिया। खुरासान में उधर पड़ता है, अफगानिस्तान साइड में। वो इस्लामिक स्टेट ईरान में पड़ता है, वो ऊपर पड़ता है। खुरासान ईरान में पड़ता है ना, कुमाऊं हिल्स हिमालय तरफ पड़ता है ना। हाँ कराची, जहाँ तक हम जान रहे हैं कि कराची मतलब ये उत्तराखंड हिमाचल साइड में मतलब ये है। पाकिस्तान में है कराची। तो कराची डिफरेंट है। कराची देखिए, कराची होगा पाकिस्तान में, ये कराचिल है। कराचिल है। अरे जिन्होंने क्वेश्चन पूछा वो बता दीजिए प्लीज। आकिफ। ओके चलो। अरे जो क्वेश्चन पूछे वो बता दीजिए, कोई नहीं बता रहा तो यार टाइम बहुत वेस्ट होता है। ठीक है, मिनिमाइज द वेस्टिंग ऑफ टाइम। चलिए सर। अच्छा मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 इंपायर को रिकॉग्निशन, इसके टाइम पे 2 रिवोल्ट करके कुछ सरदार अपना अलग अलग इंपायर बना लिए थे। इसने 2 लोगों को काफी रिकॉग्निशन दिया था। कौन सा इंपायर बना था? विजयनगर इंपायर। हाँ सही है। और एक वो था अहमदनगर या कुछ था, गोलकुंडा, विजयनगर कुछ ऐसे ही था। नहीं सर वो बीजापुर था ना, बीजापुर। सुनिए, वो था एक बहमनी किंगडम था और एक विजयनगर इंपायर था। इसको उन्होंने रिकॉग्निशन दिया था। 1336 विजयनगर 1336 और बहमनी 1339 शायद। मेरे नोट में लिखा हुआ है 47। और ये विजयनगर 1336। अच्छा, इसके फाउंडर कौन थे? विजयनगर का हरिहर बुक्का। और बहमनी के? राइट, बहमनी के है हसन गंगू। हसन बहमन शाह। अच्छा, हसन बहमन शाह। हसन गंगू नहीं थे वो। अच्छा कोई भेज देना ये वाला प्लीज। जो बोल रहे हैं लिख दीजिए नाम, अगर स्पेलिंग नहीं सुना तो लिख दीजिए आप। शोन अच्छा, ये ऐसे भी ये आगे में आएगा। विजयनगर इंपायर और बहमनी किंगडम जिस वक्त करेंगे तो आ जाएगा। विजयनगर तो हरिहर और बुक्का हो गया, बहमनी किंगडम में बहमन शाह, बस। ठीक। तो बेसिकली इन्होंने 5 एक्सपेरिमेंट किया था। दिल्ली से दौलताबाद उसने अपना दौलताबाद को ही देवगिरी बोलते हैं, वहां से उन्होंने अपना कैपिटल को ट्रांसफर किया। इस बीच में क्या, और फिर वापस से फिर क्या हुआ कि उसने कम बैक वापस उसने किया 1 साल के बाद ही। इस बीच में बहुत, और जब उसने ट्रांसफर किया तो उसने बच्चा बूढ़ा काजी वाजी जितने भी सूफी सेंट सबको उसने लेकर के गया था। काफी लोग रास्ते में मर गए थे जाने और आने में। ठीक, तो ये फेल हो गया। टोकन करेंसी में क्या हुआ था?
सिल्वर और टोकन करेंसी में इसमें क्या किया, सिल्वर के बदले इसमें ब्रोंज और कॉपर का उसने मार्केट में लाया, लेकिन क्या उसका वैल्यू उसने सिल्वर के बराबर ही रखा उसने। इस वजह से क्या हो गया कि सारे लोग क्या किए, सब एक्सचेंज कर लिए, सिल्वर सब अपने पास रख लिए, फिर बाकी में डुप्लीकेट करेंसी बहुत मार्केट में आ गया था इससे। तो इससे इसका क्या हुआ, इकोनॉमिक लॉस काफी ज्यादा हुआ था रॉयल ट्रेजरी को। ठीक है, 2006 में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया था, किसी को पता है? एक मिनट रुकिए मैम, देख लेने दीजिए। क्या बोले 2006 में? SC 2006। ये आपके पास है तो शेयर कर दीजिए पॉसिबल। हाँ मैम, हाँ 2000, हाँ सुनिए, हम हिंदी में बोल रहे हैं, ठीक सुनिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया गोल्ड कॉइन उसने इशू किया, जिसको कि दिनार बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है। नहीं, दिनार ये सही गोल्ड है। ही था, लेकिन इन्होंने नहीं किया इसे। नहीं, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक गोल्ड कॉइन उसने इशू किया था, वो उसको इबन बतूता इसके टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इबन बतूता इसके टाइम पे उसने आया था, तो उसने इसको दिनार बोला था उसने। जी जी जी, उसकी बुक थी रहला। हाँ, उसका एक बुक भी है। कौन सा बताए बुक मैम? रहला। हाँ, अल रहला है, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है। तो ये बुक बेसिकली क्या चीज, किताबुल रहला है ना, अल रहला नहीं होगा, किताबुल रहला। हाँ, किताबुल रहला है। तो ये बुक बेसिकली एक था किताबुल हिंद, जो कि था अल बरगुनी का, वो था किताबुल हिंद, और ये था अल रहला, जो कि था इबन बतूता। राइट इन द ग्रुप इफ पॉसिबल, दोनों लिख दीजिए। अरे बुक को ही हिंदी में किताब बोलते हैं, तो वही हम बोले कि अल रहला किताबुल का नाम रहला एंड किताब, दो बुक है। एक उसका था अल बरूनी के द्वारा जो लिखा गया था, वो किताबुल हिंद था, और इसका था किताबुल रहला इब्ने बतूता के द्वारा। हाँ, तो रहला से हमको मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, हमको इसके डायनेस्टी के बारे में हमको जानकारी मिलता है। ठीक, सर अच्छा ठीक है। सेकेंड सर इन्होंने एक सिटी इंट्रोड्यूस करा था शायद, जहापनबाद। कौन सा? जहापन मेरे को क्लियर नहीं है इस बारे में, बट ऐसा लिखा हुआ है कि ही इंट्रोड्यूस अ न्यू सिटी। जौनापुर क्या? बिकॉज his name was जौनपुर। जौना खां इनका नाम है, मोहम्मद बिन तुगलक का इसी के नाम पे जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। मोहम्मद बिन तुगलक जो था ना, जौनपुर से पढ़ाई किया हुआ था शायद, जौनपुर से। तो उसने कुछ तो था ऐसा, मोहम्मद बिन तुगलक जौनपुर से हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था, उन्हीं के नाम पे फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर आज तक सुनिए बता रहे हैं, बोले आज तक मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि मतलब कि कौन कौन से शहर को बसाया है। तो ऐसा तो क्वेश्चन को लास्ट 20 साल का क्वेश्चन मेरे सामने है, लास्ट 20 साल का इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये सब इस टाइप का क्वेश्चन ये लोग पूछे हैं। कोई ना सर, तो हम लोग ठीक है सर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वेस्टर्न एशियाई या नॉर्थ अफ्रीकी देशों के साथ बिजनेस में मतलब कि ट्रेड को बढ़ाने के लिए उसने स्वर्ण सिक्कों को उसने इंट्रोड्यूस करना चाहता था। कुबलाई खान इशूड पेपर मनी इन चाइना। हाँ वो तो सही है, कुबलाई खान। सर ट्रू है ये स्टेटमेंट जो आपने बोला है, ट्रू है सर ये स्टेटमेंट। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वेस्टर्न एशियाई कंट्री या नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री के साथ ट्रेड इंक्रीज करने के लिए वो गोल्ड कॉइन इशू करना चाहता था। ये आईएएस का क्वेश्चन है 2006 का। सही है या स्टेटमेंट गलत है? राइट, ट्रू, फॉल्स है, ट्रू है सर? फॉल्स है, फॉल्स। ब्रॉन्ज हाँ कॉइन। ये फॉल्स है। बेसिकली वो कॉपर कॉइन वो इशू करना चाहता था। ठीक है। इबन बतूता किस कंट्री से आया था? मोरक्को से आया था। अच्छा मोरक्को। अच्छा ठीक है। तुगलक डायनेस्टी के बेसिकली किसके बारे में मतलब इसमें
किस तुगलक डायनेस्टी को के बारे में इसने ज्यादा मतलब कि डिटेल्स में इसने एक्सप्लेन किया है अपने बुक में? मोहम्मद बिन तुगलक वाला। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक की है। अच्छा, इसके टाइम अच्छा बताना है कि किस तुगलक डायनेस्टी रुक जाइए। अच्छा, मतलब कि ये मतलब इस सल्तनत पीरियड में पोस्ट का जो था ना सिस्टम, ये काफी अच्छा था। ये मतलब कौन सा मतलब कि फॉरेन ट्रेवलर बताया है? ऑप्शन दे रहे हैं, अमीर खुसरो। नहीं छोड़िए, ऑप्शन नहीं देते हैं, बोलिए। बतूता ही होगा। हाँ, हाँ सर, इबन बतूता है। इबन इसके टाइम बतूता पे ही। पोस्ट सिस्टम, हाँ, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट था जो काफी इफिशियंटली मतलब इसके टाइम काम कर रहा था। ठीक है। अच्छा, क्या मैं एक डिपार्टमेंट का नाम दीवाने इंसा था? दीवाने इंसा। ये नहीं, हिंसा तो नहीं है मेरे पास ऐसा कुछ मैं लिखा। मैं देख अच्छा, के बताता हूँ। या वो एग्रीकल्चर के कॉरेस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट था, दीवानी इंशा। दीवाने इंसा, हाँ तो मे भी वो सही बोल रहा होगा। राइट मैम, मैं लिख अच्छा, देता हूँ। दीवाने इंसा। और दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था। हाँ, वो जब तक फैमिली मतलब। अच्छा, तो दीवाने कोई मतलब किसके टाइम पे ये आया था? किस तुगलक लीडर के तक? मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए एक अलग से दीवान एक को ही आया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं फिरोज शाह तुगलक पे। ठीक, फिरोज शाह तुगलक में हेलो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था कि जितने भी टाइप के डिफरेंट टैक्स अलाउद्दीन के टाइम से चलता, सारे टैक्स को उसने सब खत्म कर दिया और केवल 4 टैक्स को उसने रखा। वो चारों टैक्स क्या क्या था? आई गेस वन वाज उश्र, जिकाल एक कोर में किराए था, कनास सर मैं बताऊं? जजिया। हाँ, ये बताइए। तो खराज है सर, वही लैंड वाला। दूसरा जकात है मुस्लिम्स के लिए। एक तीसरा खाम्स है, जो खाम्स बोल रहे थे आप, वार लूट वाला शेयर जो होता है। 3 हो गए सर, 3 पता है सर मुझे। अच्छा, और एक नॉन मुस्लिम के लिए एक जजिया था। एक्चुअली फिरोज शाह तुगलक जो था ये काफी ऑर्थोडॉक्स टाइप का इसलिए ये था। ठीक, तो एक खम्स था, मतलब पुलंडर टैक्स। कहीं पे लूट का पार्ट आया तो उसमें से कहीं पे कुछ लूट हुआ तो उसका कुछ टैक्स लेता था ये। दूसरा जजिया, रिलीजियस टैक्स लगता था ये, जो नॉन मुस्लिम होते थे। खराज पहले बताए थे, खराज है ये हमारा लैंड टैक्स है। एक चौथा हमारा है जकात। जकात जो होता है किसी को जो ग्रांट देते हैं उस पर जो टैक्स लगता है। ठीक, और उसका कहना था कि बाकी जो भी टैक्स है वो शरिया के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसको नहीं लगाएंगे। ठीक, अच्छा, इसके टाइम पे कुछ और एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म आया था। क्या क्या चेंज आया था फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे? जल्दी बोलिए, जैसे नहीं पता है तो आगे बताइए। स्लेव्स के लिए बनाया था दीवाने बंदगान। ओके, एंड इनके टाइम में हॉस्पिटल्स जो थे, हॉस्पिटल्स पे भी टैक्स लगता था, सफा नाम का। देन आफ्टर दैट इरिगेशन को बहुत अच्छे से कनाल एंड ऑल को कनेक्ट किया गया था, एंड उसके लिए जो टैक्स था दैट वाज दीवाने शर्ब। एंड उसके बाद खैरात एंड ज़कात इन्होंने लाइक बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था। स्काई हाई डिपार्टमेंट ऑफ बंदागन जो बोल रहे हैं वो शायद इनके टाइम पे नहीं था, उससे पहले ही आ चुका था। अच्छा, सुनिए हेलो, सुनिए तो हेलो। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में दीवाने बंदगान आया था, एंड दैट वाज फॉर स्लेव्स। एक्चुअली क्या था? एक्चुअली क्या था? 1,80,000 गुलाम बनाए थे उसने। करेक्ट। एक हाँ, एक बार हम बोल देते उसने हैं। खैरात जो है ना अस्पताल बनवाया हुआ था, जिसमें जो है खैरात करके कुछ बनाया हुआ था, और दीवाने बंदगान था, और एक और कुछ था। सफा भी था, बंदगान भी था। ट्रू। हाँ सर, चलिए सर, आगे चलिए सर। ठीक है। अच्छा, इसके टाइम पे ये क्या था? इसने इरिगेशन ये एक नया टैक्स लगाया था इसने, जो इरिगेशन टैक्स था ये, उसको इसने लगाया था। ठीक, और इसको जो था फिरोज शाह तुगलक को जो था, इसको स्लेव से इसको बहुत मतलब स्लेव के प्रति इसका काफी अट्रैक्शन रहता था। मतलब स्लेव से इसको बहुत पसंद थे स्लेव, इसलिए इसने
बहुत सारे इसने स्लेव को अपने पास रखते थे। इसके टाइम पे आई थिंक मतलब 2.5 लाख के लगभग स्लेव इसके पास था उस टाइम पे। और इसके वेलफेयर के लिए उसने एक अलग सा, जैसा कि मैडम बताई, दीवाने बंदगान जो था इसी के टाइम पे आया था। अच्छा, और दूसरा एक था 1,80,000। अच्छा, मेरे पास लिखा हुआ है 2.7 लाख लिखा है, मे बी। क्या फर्क हम पड़ता सतीश है? चंद्र में पढ़े हुए हैं 1,80,000 कुछ। अच्छा, मे बी ठीक है। You doesn't what you should know is कि slave department and slaves किससे related है, that is it. That is more He make a important. rule. Yeah. He make a rule that if anybody will die and he have no child for holding their property, the property will be of central government. थैंक यू। अच्छा, नहीं समझ में आया। मतलब कोई मर इन्होंने जाएगा, क्या कोई हेयर नहीं है तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कब्जा लेगी। चलिए आगे। अच्छा, ये फिर अच्छा नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इसने जो पुअर मुस्लिम थे उसके वेलफेयर के लिए इसने दीवान एक खैरात मतलब कि एक नया डिपार्टमेंट इसने बनाया था। और इसके टाइम पे इसने बहुत सारा फैक्ट्री को भी इसने लगवाया था, 36 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहाँ पे जो भी स्किल्ड सेमी स्किल्ड जो भी थे उनके स्किल के हिसाब से उनको वहाँ पे एम्प्लॉय किए, जो भी स्लेव थे उसमें काफी एम्प्लॉयड उनको किया जाता था। ठीक है। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा हम गलती बोल दिए थे कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी किंगडम ना ये रिवोल्ट करके मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उसने अपना सेपरेट डायनेस्टी उसने बनाया था, लेकिन उसको रिकॉग्निशन जो दिया था फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिकॉग्नाइज कर दिया था उसको। अच्छा, और एक चीज और है। अच्छा, एक चीज बताइए। अच्छा, पूरे स्लेव डायनेस्टी का हम बात कर रहे हैं, सॉरी पूरे कौन सा है, पूरे नाम बंस नहीं। अच्छा, पूरे दिल्ली सल्तनत का हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण पे टैक्स लिया जाता था कि नहीं लिया जाता था? सर नॉन मुस्लिम पे सभी पे लिया जाता था ना, तो ब्राह्मण भी आएंगे ना उसमें। लिया जाता था सर, पिलग्रिमेज नहीं टैक्स नहीं, बोलते थे मतलब आई थिंक नॉन सर मुस्लिम उसमें। से बहुत जगह क्या होता था कि नॉन मुस्लिम से टैक्स लिया जाता था, लेकिन उसमें ब्राह्मण एक्सेप्शन होते थे बहुत जगह, क्योंकि ब्राह्मण को हायर ऑर्डर प्राप्त था ना मतलब सोसाइटी में, तो बहुत जगह उनसे नहीं लिया जाता था। तो बताना है कि कौन से किंग के टाइम पे फर्स्ट बार जजिया ब्राह्मण पे भी लगाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी सर। फिरोज शाह लग रहा है मुझे तो। हाँ, फिरोज शाह तुगलक ही था, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स था। हम आपको शुरू में ही बताए थे कि ये 4 टाइप का इसने टैक्स लगाया था, एक जजिया टैक्स, खम्स, खराज और जकात। तो जजिया होता है रिलीजियस टैक्स होता है, फिर बाद में इसने इरिगेशन के लिए भी एक अलग से एक टैक्स इसने लगाया था। ठीक है, ओके सर। किसी को पास कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग भी पूछ लीजिए। हाँ पूछ लो भाई, अब जो बीच में बोलते रहते हैं आप लोग पूछ लीजिए, क्वेश्चन है तो। मुझे ये बताइए, दीवाने खैरत मेरे इसमें ऑर्फन और वीडो लिखा हुआ है, तो ग्रुप में किसी ने लिखा है कि मोस्टली मुस्लिम गर्ल्स, तो ये डिफरेंशिएशन भी है क्या? हाँ, ये सही है। ऑर्फन और वीडो के लिए तो था ही, पुअर मुस्लिम मतलब उसी को एक लिख दिए थे, लेकिन मेरे पास लिखा हुआ है पुअर मुस्लिम लिखा हुआ है। ओके। मैंने पढ़ा है ना, मुस्लिम गर्ल्स के लिए था ज्यादातर, जो है वो शादी कराने के लिए, मतलब जो मुस्लिम गर्ल्स होती थी ना, तो उनके बारे में वो काफी मतलब सोचते रहता था और मतलब काफी ख्याल रखता था, तो मुस्लिम गर्ल्स के लिए ज्यादा था ये, जहाँ तक हमको याद है। बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, लेकिन याद है हमको यही। स्कीम है ना, सो दैट इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस दीवान एक है, ठीक है। सो सुकन्या स्कीम में भी द थिंग इज सेम दैट। सुनिए, ये जो था दीवान खैरात जो था, ये पुअर मुस्लिम के लिए था, वीडो के लिए था और ऑर्फन के लिए था। ठीक, और जो पुअर मुस्लिम गर्ल्स के मैरिज के लिए मतलब था। ओके, ओवरऑल सारे वल्नरेबल सेक्शंस। ओके। और अच्छा, इसमें जो जामा मस्जिद और कुतुब मीनार रिपेयर किया था इनने, कुछ लिखा हुआ है, और जौनपुर सिटी भी इन्होंने फाउंड की थी। मैम, ये जामा मस्जिद कुतुब मीनार तो मुगल पीरियड में आया है, इसको अभी कहाँ ला दिए आप? अरे कुतुब मीनार जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। देन आफ्टर दैट इल्तुतमिश जो थे उन्होंने नेक्स्ट उसका फ्लोर ऐड किया था,
एंड द लास्ट वन इज फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने कुतुब मीनार का 5th फ्लोर ऐड किया था. सो बेसिकली 3 पर्सनैलिटीज आर एसोसिएटेड विद द कुतुब मीनार. फर्स्ट वन इज कुतुबुद्दीन ऐबक, देन कम्स द इल्तुतमिश, एंड लास्ट वन इज फिरोज शाह तुगलक. 3. हम बोल कुतुब मीनार रहे हैं और यहाँ पर इमेजिन कर रहे हैं लाल किला के बारे में. हो जाता है सर, और ये आपने शायद पहले बता भी दिया था, मेरी गलती है कि मैं दोबारा पूछ रही हूँ. Sky, can you repeat the name of the personality? I will write in the group. The first one is Qutbuddin Aibak, the first person of the slave dynasty. Then comes the Iltutmish, who was the son-in-law of the Qutbuddin Aibak. And the last one is the Firoz Shah Tughlaq, belongs to the Tughlaq dynasty. रिमेम्बर इट लाइक दिस कि फिरोज शाह ने फिनिशिंग टच दिया था, मतलब फाइनल वाला वो, रिपेयर वाला काम. F for final, F for फिरोज. फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे उसका रिपेयर कराया गया था. वो फुल्ली बन करके रेडी हो गया था इल्तुतमिश के टाइम पे ही. ठीक जी. जामा मस्जिद अच्छा, कहाँ पे इसने है? दिल्ली. नथिंग सर. दिल्ली वाला जामा मस्जिद तो ये बना है, आई थिंक मुगल पीरियड में बना हुआ है ये. सो वो भी बनवाया था मुगल पीरियड में. सर टॉपिक पे स्टिक करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं. हाँ चलिए चलिए. अच्छा, एक चीज और सुनो. अच्छा, इसने एक PWD डिपार्टमेंट का भी इसने बनवाया था, मतलब लोक निर्माण विभाग, क्या इसको बोलेंगे, पब्लिक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, क्या बोलेंगे? हाँ वही है, वही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट. हाँ, PWD. तो मतलब इसमें बेसिकली मतलब कहने का मतलब वो जितना भी सिविल इंजीनियरिंग वाला काम था, मतलब सिविल इंजीनियरिंग वाला जो काम था, मतलब उससे रिलेटेड इसने काफी ज्यादा काम किया था. ठीक. अच्छा, एक और डिपार्टमेंट इसने बनाया था, दीवान ए विजारत. ये इसका क्या एक काम था? रेवेन्यू कलेक्शन करना काम था इनका. दीवान विजारत. यू आस्किंग दीवान विजारत ना? हाँ मैम. विजारत का जो काम था ना, दैट वाज एक्चुअली फिनांसिंग वाला काम था, रेवेन्यू. एंड जो वजीर होता था वो आज का प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो उस टाइम का PM हुआ करता था, तो उसे रेवेन्यू को हैंडल करना होता. हाँ, तो बेसिकली दीवान ए विजारत जो थे, चूंकि इसका बहुत सारा काम चल रहा था, बहुत सारा वर्क इन्होंने लगाया था. नहर था, बहुत सारे स्कूल था, हॉस्पिटल था, मॉस्क्यू था. तो इन सब का क्या करता था, बेसिकली वो रिवेन्यू का वो एस्टिमेट करता था, मतलब ये कितना बनेगा, क्या होगा, कितना खर्च होगा, इसी सब से रिगार्डिंग. ठीक. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिगार्डिंग. अच्छा, इसके बाद फिरोज तुगलक खत्म हो गए ना? हाँ, खत्म हो गया. फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे अशोका का 2 पिलर को एक स्थान वहां से ला करके दूसरे जगह लाया गया था. ये कौन सा पिलर था, कहाँ लाया गया था? दिल्ली टोपरा वाला है क्या? सर एक मेरठ 2 पिलर हैं, एक मेरठ से और एक टोपारा से. हाँ, एक मेरठ से और एक टोपरा से, उसको दिल्ली लाया गया था इसी के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही लाया गया था. ठीक. ठीक है, आगे चलते हैं फिर आगे चलते हैं. ठीक. हेलो, किसी को कुछ और पूछना है तो बता दीजिए. इसी के अच्छा, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे ही एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी बनाया गया था. तो इसके टाइम पे बहुत सारा क्या हुआ था कि मतलब लिटरेचर में भी काफी, मतलब बहुत सारा संस्कृत लिटरेचर को फारसी लिटरेचर में क्या किया था, उसको ट्रांसलेट किया गया था. एक तारीख फिरोज शाही लिखा गया था इसके टाइम में, तारीख फिरोज शाही. शायद फिरोज शाह तुगलक ही लिखा था ना? नहीं, उसकी तारीफ में लिखा गया था. जो लिखा था ना, वो उसका वो था, दुश्मन टाइप का था. तो उसको ही तारीफ करने के लिए, मतलब उसका ऐसे पाने के लिए उसने जो है तारीख फिरोज शाही लिखा था, जिसमें फिरोज शाह तुगलक की तारीफ किया था. अब उसका लेखक कौन है, मतलब राइटर कौन है, हमको याद नहीं है अभी. ओके मैम, चलिए. Barni, and another one was the Shamsi Siraj Afiq. So these two were there. And first पहले ये बहुत ज्यादा ना, लाइक उन्होंने उस पे सटायर लिखा था, तो उसकी वजह से दिक्कत आके ना, लाइक जो फिरोज थे वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गए थे, तो उन्होंने बर्नी को ना, लाइक he put it them in the prison and like later on made him the hostage as well. जियाउद्दीन बर्नी बताए ने, क्या बताए थे जिया?
बर्नी जियाउद्दीन बर्नी। हाँ ठीक है, तारीख फिरोज शाही। इसका थीम क्या था मैम? इसमें ना जो फिरोज शाह तुगलक था उसके एक्चुअली 6 years ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक, 6 years ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, एक तरह से चलिए उसकी ठीक है। तारीफ की गई है उसमें। और सर तारीख मतलब कि पीरियड, तारीख से मतलब पीरियड्स, तो पीरियड्स ऑफ फिरोज शाह तुगलक मतलब उसके टाइम ड्यूरेशन का, उसने टाइम के बाद उसने बताया कि फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे इंडिया कैसा था, इस टाइप का है। हाँ, मोस्टली जो उसकी तारीफ की गई है उसका। और एक बुक और है जो उसने लिखी है जियाउद बरानी ने, उसका नाम है फुतुआ ए जहांदरी। मैं गूगल पे इसे टाइप कर देता हूँ, राइट सर। हाँ ठीक है, जिनको जो चीज लग रहा है ग्रुप में डालते चल जाइए, ठीक है। अच्छा एक चीज पूछ रहे हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ठीक, लेकिन काफी पुराना क्वेश्चन है, फिर भी पूछ लेते हैं। हिंदी में बोल रहे हैं। एक बदायूं एक हिस्टोरियन था, उसने कहा था कि सुल्तान को उसके डेथ पे उसने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। किसके बारे में बोला था उसने? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। और वो जो था ना बदायूनी था, बदायूनी उसका नाम। हाँ मैम, अच्छा हाँ बदायूं तो सॉरी बदायूं तो यूपी में एक जगह है वो। हाँ, बदायूनी बदायूनी नाम था और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में लिखा था वो। एक्चुअली हाँ जो है ओके मैम। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में ना दो थे बहुत बड़े जो इतिहासकार थे, एक था बदायूनी और सेकंड था एसामी। तो जो उसने अपनी राजधानी परिवर्तन किया था, मतलब कैपिटल चेंज, तो दोनों ने अपने जो है अलग अलग जो है ना वो दिए थे, पॉइंट ऑफ व्यू दिए थे। एसामी जो था उसका समर्थक था शायद, और बदायूनी जो था उसका वो विरोधी था। और ये तो मेंस का क्वेश्चन हो गया एक तरह से, तो मतलब इतना ही याद करना है, बदायूनी और एसामी उस दो जो थे ना उसके टाइम में इतिहासकार थे बड़े। मैडम वो आसानी का स्पेल लिख दीजिएगा ग्रुप में जरा। मैम ये ग्रुप में दोनों का एसामी डाल दीजिए मैम, बाकी लोग अपना उस पर नेट पे सर्च कर लेंगे। ओके मैम, ठीक है। ठीक है। फिर यूपीएससी में फिर ये सब क्वेश्चन आया हुआ था कि दिल्ली का मतलब कौन सा किंग था जिसके टाइम पे कैनल का नेटवर्क बना है, ये सब तो बता ही फिरोज शाह तुगलक। स्टार्टिंग जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था, लेकिन सबसे बड़ा जाल जो है ना वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में था। हाँ मैम ओके। हो या कुछ और फिर? अच्छा फिर ये पूछा है कि मतलब कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे हज पे जाने का मतलब कि व्यवस्था करने वाला कौन सा किंग था? फर्स्ट किंग कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ही था ये चीज। ये आया हुआ है 94 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। पहले फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते थे ना। अच्छा एक 2004 का क्वेश्चन है, तुगलक वंश का जो सबसे लास्ट सक्सेसर कौन, लास्ट किंग कौन था? फिरोजी थे क्या? ये सर नसीरुद्दीन मोहम्मद लिखा हुआ है। नसीरुद्दीन हाँ सही, महमूद है। नसीरुद्दीन मोहम्मद सही है। हाँ नसीरुद्दीन महमूद है, बाकी इसमें कहीं कुछ नहीं पूछा गया है। इसके बाद सैयद वंश है, मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है लोधी वंश, ठीक। चलिए लोधी वंश में बेसिकली जो किंग थे वो 3 किंग थे। पहला थे बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, नेक्स्ट में हमारा इब्राहिम लोधी, ठीक। बहलोल लोधी के बारे में सिर्फ एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसने कभी भी अपना राज थ्रोन को मतलब कभी भी उसने यूज नहीं किया। ओके ठीक, वो क्या है कि वो थ्रोन को कभी भी यूज नहीं किया था, इसका कुछ ज्यादा वैसा कुछ है नहीं। फिर नेक्स्ट हमारा है सिकंदर लोधी है। सिकंदर लोधी के टाइम पे उसने कुछ नया चीज इंट्रोड्यूस किया था, कोई बता सकता है क्या? हाँ, सिकंदर लोधी ने जो है आगरा शहर को बसाया था, ठीक है। और दूसरा जो है ना, सिकंदर लोधी जो था ना, हिंदू के जितने भी मंदिर थे उसको जो है तुड़वा दिया था। और हिंदू के जो मैडम क्वेश्चन इनका ये था कि उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, गजे सिकंदरी जो था ना, एक वो मापने वाला कुछ था, उसको उसने इंट्रोड्यूस किया था शायद। और वो जो था खुद को सिकंदरी शानी कहता था। इन्होंने लैंड मेजरमेंट के लिए एक नया एक इंट्रोड्यूस किया था उसने, गज ए सिकंदरी। और ये अकबर के टाइम तक भी मतलब ये चीज यूज होता था उस टाइम पर, ये चीज कंटिन्यू रहा था उसमें।
और जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने आगरा शहर को इसने इस्टाब्लिश किया, तो बिल्कुल सही है ये चीज। और इसने और फिर इसने 1504 ईस्वी में 1504 में किया था शायद। हाँ मैम, उतना डेट कौन पूछेगा मैम, इतना यूपीएससी इतना फैक्चुअल अब नहीं पूछता है, वो थीम बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है वो। हाँ ये पता है, लेकिन मुझे पता था तो हम बता दिए। नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, सिकंदर लोदी के टाइम पे क्या कैपिटल कहाँ था? आगरा आगरा था। शिफ्ट हो गया, बाद में हेलो? आगरा शिफ्ट हो गया। पहले दिल्ली था, हाँ फिर इसने आगरा शिफ्ट हो आगरा गया। हाँ इसने आगरा इस्टेब्लिश किया और फिर अपना कैपिटल उसने दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर लिया। अच्छा, बहलोल लोदी जो सबके इसके फाउंडर थे लोदी डायनेस्टी के, उसके बारे में एक चीज क्या है कि उसने एक बहलोल क्वाइन चलाया था उसने, बहलोल और वो अकबर हाँ सर, वो बहलोल कॉइन कॉपर का था। हाँ कुछ और पॉइंट है किसी के पास? सर नहीं, ये तो हम मूव कर सकते क्योंकि टाइम अच्छा, बहुत कम। सिकंदर अच्छा, एक बुक है सिकंदर लोदी ने, उसने क्या किया था उसका उसने एक जो है बुक ना था वो क्या वो लिखा था, और उस हाँ, अपना नाम जो रखा था ना, गुल 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 यार याद नहीं आ रहा। गुलरुखी में था। हाँ, गुलरुखी नाम से लिखता था उस बुक को। हाँ वो पोएम लिखता था, और गुल्लुकी उसके मतलब नाम था। Yes, and Persian was the language of that book. अच्छा, पर्सियन ना, हाँ। अच्छा, एक उसने क्या किया था, एक उसने वो काफी पढ़ा लिखा आदमी था, वो एजुकेटेड था वो, और उसने क्या किया था, एक आयुर्वेदिक बुक का उसने फारसी को क्या बोलते हैं, ईरानियन लैंग्वेज का कौन सा बोलते हैं लैंग्वेज, अभी कौन सा लैंग्वेज? पर्सियन सर, पर्सियन हाँ लैंग्वेज। पारसी हाँ अच्छा, एक उसने आयुर्वेदिक बुक का उसने पार्सियन लैंग्वेज में उसने उसका ट्रांसलेट कराया था। उस बुक का नाम क्या था? फरहंगे सिकंदरी। ठीक, फरहंगे सिकंदरी, नोट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, इसके बाद हमारा क्या था, इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी के बारे में, इब्राहिम लोदी को कौन उसने हराया था? राणा सांगा से हारा था सर, आई थिंक वो बाबर ने हराया था ना। राणा सांगा के साथ। अच्छा, किस बैटल में? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को उसने हराया था। ठीक, और उसने मुगल डायनेस्टी का उसने फाउंडेशन को उसने डाला वहां पे। अच्छा, एक चीज के बारे में अच्छा बताइए, पूरे ऑलमोस्ट खत्म हो गया दिल्ली, मतलब किस ये क्या बोल रहे हैं, दिल्ली सल्तनत ऑलमोस्ट ये खत्म हो गया एक तरह से। तो बताना है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दिल्ली डायनेस्टी का कौन सा ऐसा रूलर था कि जो कि मतलब कि युद्ध भूमि में वो मारा गया, वो बैटल फील्ड में ही, मतलब उसका लोधी। इब्राहिम लोदी। हाँ, पूरी दिल्ली सल्तनत का ये एक अकेला मतलब ये किंग था जो बैटल फील्ड में मतलब कि मारा गया इसने। सर एक क्वेश्चन है, हाँ इससे ही एडमिनिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग है, जो ये लॉ फॉलो करते थे रिगार्डिंग मतलब क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज, तो उसमें उसके बारे में कुछ इनपुट्स दे दीजिए, कौन से लॉज फॉलो करते थे? बता दीजिए, मेरे पास तो नहीं जानकारी है कुछ वैसा। एक तो वही है सारियत, मतलब कुरान फॉलो करते थे, और दूसरा एक वर्ड है जवाबित, ZAWABIT। जवाबित मतलब होता है कि जो रूलर्स ने कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। और तीसरा एक हदीस, HADIS, हदीस। हदीस है, ये हदीस है इस्लामिक का, मतलब जैसे कुरान होता है ना, वैसे ही एक हदीस होता है इस्लाम का, बुक होता है ये। हदीस क्या होता है ये बता देता हूँ। कुरान तो वो है कि अल्लाह के वर्ड्स हैं सीधे, हदीस ये है कि जो प्रोफेट्स हैं उनके वर्ड्स हैं।
अच्छा, फूड ग्रेन के ऊपर मतलब कि फूड ग्रेन के ऊपर टैक्स को एक किंग मतलब कि क्या बोलते हैं, लोधी डायनेस्टी का एक किंग था, उसने इसको एबॉलिश कर दिया था फूड टैक्स को। कौन था वो? सिकंदर लोधी इट वाज। हाँ, सिकंदर नहीं, मतलब कि ये टैक्स को उसने खत्म कर दिया था उसमें। तो बेसिकली ये सब हो गया, और क्या कुछ ऐसा तो, और हमारे पास लास्ट 15 साल का एक क्वेश्चन भी है, यूपीएससी में तो ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। मैं सर वो कर लेता हूँ एक रैपिड फायर तो सर एरिजे मुमालिक क्या कौन सा क्या देखता था डिपार्टमेंट? मिलिट्री एरिजे डिपार्टमेंट। मुमालिक। मिलिट्री डिपार्टमेंट। कौन सा बोल रहे हैं आप? आमिर मुंशी सर, एक वो था, एक पोस्ट है ये, एरिजे मुमालिक, मतलब मिनिस्टर ऑफ वार है एक तरीके से। मैं लिख देता हूँ सर, मैं लिख दूंगा ये सब चीजें ग्रुप में। हाँ, लिख दीजिए। एक है एक आमिर मुंशी, ये क्या देखते थे? पैसे रेवेन्यू ऑफिसर्स। नहीं, गलत है। रिवेन्यू के लिए तो वजीर, जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रहते थे। ये आमिर मुंशी एक्चुअली रिकॉर्ड कीपर थे, मतलब आज का प्रोग्राम वो स्टेटिक्स वाला डिपार्टमेंट, सारे फरमान्स यही इशू करते थे। अच्छा, एक चीज पूछ रहे हैं, इक्ता लैंड किसको बोलते हैं? सर एम्पायर सर्विसेज के रिटर्न में दिया जाता था। हाँ, मतलब मतलब इन ल्यू ऑफ सैलरी, मतलब इन प्लेस ऑफ सैलरी उनको मतलब ये लैंड ही दिया जाता था, तो वो लैंड को बोलते थे, ऑफिसर्स को दिया जाता था, तो इसको बोलते हैं इक्ता लैंड बोलते हैं। खालसा लैंड क्या है? खालसा लैंड इज एट द डिस्पोजल ऑफ सुल्तान। क्या बोले, फिर से बोलना है, आवाज कट रहा है। खालसा लैंड सर सुल्तान के कंट्रोल में रहती है, वो लोगों को मतलब एग्रीकल्चर वगैरह करने के लिए दे देता है। हाँ, सुल्तान के वो डायरेक्ट कंट्रोल में मतलब वो लैंड होता था, वो हमारा खालसा लैंड हमारा होता था। एक पोस्ट है सदर उस सुदूर, ये क्या चीज है? सुदूर तो हो गया दूर का क्षेत्र ना। सदर उस सदूर, ये सर हेड ऑफ पब्लिक चैरिटी। ये दूर वाला नहीं, ये सेक्रेटरी से रिलेटेड। हाँ सर, ये हेड ऑफ पब्लिक चैरिटीज एंड एक्लेस्टिकल, आई थिंक हाउस मैनेजमेंट की चीज होगी ये कुछ। मेरे इसमें लिखा है कि मुस्लिम्स के मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन पे ध्यान देते थे। ओके, आई थिंक अच्छा, यही होगा। अच्छा, एक ही पूछ रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं कि इसमें जो प्रोविंस होता था, प्रोविंस को क्या बोलते थे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे? सरकार बोलते होंगे, सरकार बोलते होंगे। नहीं, इसको सूबा बोलते हैं, और इसको सूबा बोलते हैं, और इक्ता भी इसको बोलते हैं। अच्छा, इक्ता को फर्दर किस चीज में डिवाइड किया गया था? मतलब प्रोविंस को डिवाइड किया था डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? सरकार। सिख हाँ, सिख बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट सिख बोलते थे, उसको हेड करने के लिए सिकदार होता था, और उसको हेड करने के लिए होते थे। अच्छा, ये सरकार कब होता था? सरकार में जिला को बोला जाता था, कब बोला जाता था? वो शेरशाह सूरी के टाइम में सरकार वगैरह। अच्छा, हाँ, सरकार वाला भी नहीं आया है वो। अब इस टाइम पे सिकदार चलता था, मतलब कि वो सूबा से नीचे सिख मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट से नीचे सब डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते थे? परगना। हाँ, परगना। हाँ, तो ये परगना के हेड कौन होते थे? परगना के हेड होते थे सर आमिल AMIL। हाँ, ठीक है। अरे ये वाला इसी साल पूछा है ना यूपीएससी ने, परगना वाला ना। हाँ, तो वे आमिल के लिए पूछा था, राइट सर। डिस्ट्रिक्ट को उस टाइम पे सरकार बोलते थे, मतलब उधर आगे चल के पता चलेगा वो, तो उस टाइम पे मतलब फिर ये चीज करते थे हम। अच्छा, एक चीज पूछ रहा था, इनाम लैंड क्या होता है? ये बेसिकली जो होता था, रिलीजियस लीडर जो होते थे उनको ग्रांट में दिया जाता था, ये इसको बोलते थे इनाम लैंड बोलते थे इसको। जौहर ठीक हो गया। उलेमा किसको बोलते हैं? रिलीजियस मुस्लिम काजी सर, जो जज के। हाँ, रिलीजियस प्रीचर हो गया, रिलीजियस लीडर जो हो गया मुस्लिम के, उसको उलेमा बोलते हैं।
जहंदरी, ऑर्थोडॉक्स है ये, मतलब पुरानी विचारवादी ऐसा कुछ था ना। जहंदरी में लिखा हुआ है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन सेकुलर कंसिडरेशन नोन एज जहंदरी। चलिए ठीक है, ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेशन में बता दिए। पहले हो गया सूबा हो गया या इक्ता, फिर नीचे सिख हो गया, उसके नीचे परगना हो गया। इक्ता लैंड, खालसा लैंड, इनाम लैंड ये भी हो गया। इनाम लैंड क्या था, कैन यू रिपीट? इनाम लैंड बेसिकली जो हमारा था, ये रिलीजियस लीडर को ये ग्रांट के तौर पे दिया जाता था ये। ओके। अच्छा, एक ऊसर होता था, ऊसर एक टैक्स था, ये किस चीज पे लगाया जाता था? लैंड टैक्स है सर, ये लैंड टैक्स था, लेकिन ये केवल मुस्लिम के द्वारा पेड किया जाता था। क्यों? हाँ, खराज हो गया, जकात हो गया, खम्स हो गया, जजिया हो गया, सब ये हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके मतलब आगे सब भी कुछ हो कुछ ही होगा गया या है। कल ही होगा जो भी होगा? नहीं, अब आगे जो भी आगे कोई दूसरा लोग लीड कीजिए। अब भूपी मैम करेंगे ना, भूपी मैम है क्या इधर? तो जिस तरह के क्वेश्चन आए अच्छा हुए ठीक है, वो सुनिए, आगे हेलो, क्या डिस्कस। हम आर्किटेक्चर का नाम बता रहे हैं, उसका बताना है कि उसका लोकेशन कहाँ है, उसका बिल्डर कौन है, मतलब किसके टाइम पे, किस किंग के टाइम पे वो बना है। ये भी ठीक है, ठीक। कुवत्तल उल इस्लाम मॉस्क्यू, कुतुबुद्दीन ऐबक, दिल्ली, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी। अजमेर। नहीं, ये दिल्ली में है। अलाई दरवाजा ये दिल्ली में है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ये बना था हमारा। तुगलकाबाद फोर्ट, गयासुद्दीन दिल्ली। हाँ ठीक है, गयासुद्दीन तुगली के 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर, अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक। सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक, मस्जिद है ये, मॉस्क्यू। हाँ। अच्छा, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया का जो टॉम्ब है, दिल्ली होगा। एमबीटी हाँ, ये सर, हजरत एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। ना, ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे बना था, ये दिल्ली में है। हजरत निजामुद्दीन स्टेशन इसी के नाम पे है ना। हाँ, इसी के नाम पे है, ये सूफी सेंटर। आगे कोई स्टार्ट कीजिए। के टाइम पे भी। अच्छा, जिम्मी किसको बोलते हैं? जिम्मी सर वो लोग हैं, वो नॉन मुस्लिम लोग हैं जो लोग जजिया कर देते हैं, मतलब जो प्रोटेक्शन में अंडर मुस्लिम रूलर। जिम्मी बेसिकली क्या थे? नॉन मुस्लिम प्रोटेक्टेड पीपल थे, और ये अपने प्रोटेक्शन के लिए ये रिलीजियस टैक्स देते थे, जिसको जजिया बोलते हैं। ठीक, जिम्मी मतलब हो गया प्रोटेक्टेड नॉन मुस्लिम पीपल। और वो लोग जो टैक्स नहीं देते, नॉन मुस्लिम लोग जो टैक्स नहीं देते थे, ये वाला टैक्स, तो उनको क्या बोलते थे सर? उसको नहीं पता है क्या बोलते थे उसके लिए सर। वर्ड काफिर है, काफिर। अच्छा, काफिर। अच्छा, ये कंस्ट्रक्शन ये सब तो बहुत हो गया, म्यूजिक के बारे में कोई बताओ। आमिर खुसरो की तो बात ही नहीं की है किसी ने। हाँ, अभी कर ही रहे हैं। आमिर अच्छा, खुसरो आमिर खुसरो किसने पेट्रोनाइज किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था सर। मेनली अलाउद्दीन खिलजी एसोसिएटेड है, लेकिन वो 7 या 8 कितने राजाओं के टाइम में थे। आई थिंक तुगलक टाइम में थे वो। तुगलक के टाइम पे भी थे। खिलजी से लेकर तुगलक तक थे वो। हाँ, तो ये मेनली अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे उसको पेट्रोनाइज किया गया था ये चीज। अच्छा, किस लीडर के टाइम पे किस लीडर के टाइम पे म्यूजिक को बैन कर दिया गया था? बलबन है क्या? नहीं, गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पे बैन कर दिया गया था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो नेक्स्ट सक्सेसर था, उसके टाइम पे इसको वापस से फिर से इंकरेज कर दिया गया था। और फिरोज शाह तुगलक जो था, वो तो ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूजिक था वो। वीणा वही बजाता था क्या? अच्छा, इसके टाइम पे 2 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या क्या नाम था उसका? बीड़ा था, एक सितार था।
अच्छा हिंदी सर मेरे अंग्रेजी में पास तो जो क्या लिखा है वो बोलते हैं? रबाब और तबला लिखा हुआ है, रबाब और तबला। तबला को सितार भी अमीर उसी टाइम खुसरो पे थे। इंट्रोड्यूस किया था। तबला को अमीर खुसरो इंट्रोड्यूस तबला किया था, एक ने रबाब और एक सारंगी। तबला हाँ, तबला सितार दोनों अमीर खुसरो ने बनाया था, दोनों के इन्वेंटर रहे हैं। मेरे इसमें भी ये लिखा हुआ है, सितार और तबला। अच्छा सारंगी को ही तो सितार बोलते हैं, हाँ शायद वही होगा फिर। और Maybe। रबाब किसको बोलते हैं? अच्छा इसके टाइम पे राजा मान सिंह एक थे ग्वालियर के, उन्होंने म्यूजिकल वर्क इसी पीरियड के दौरान इसने कंपाइल किया था, उसका नाम क्या है? ध्रुपद। सर उसका कौतूहल। नाम है मन कोतूहल। हाँ कौतूहल उसका नाम है। राइट। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। राजा मान सिंह थे राजा ग्वालियर मान के, उन्होंने एक बुक लिखी थी म्यूजिक के ऊपर, उसका नाम मन कोतूहल था। अच्छा अच्छा। अरे सर हो जाए ऑलमोस्ट तो थोड़ा देख लेते हैं ना। नहीं तो आप लोग को स्टार्ट किया, आप लोग को स्टार्ट ही नहीं कर रहे, तो इसलिए हम अच्छा बोलते जा पीपी रहे सर हैं। कैन यू लीड इन चोला? मैम तो नहीं है शायद। सर मेरा चोला मिस हो गया, मैंने किया नहीं है सर। डोन क्या करना है अभी? हाँ आपका नंबर है ना चोले के लिए। हाँ मैम टाइम पे आ गए, आप ही का वेट कर रहे थे। 16 बता दीजिए। अभी और जस्ट ये पूरा वाला हो गया क्या? ट्री पार्टी हो गया है, पाल प्रतिहार और वो वाला? अरे वो कल हो गया था, हो गया था। अच्छा वो राष्ट्रीय कल हो पुरस्कार गया। तक हो गया था मैम का। अच्छा बताइए। क्वेश्चन पूछती हूँ प्रतिहार वाला, मतलब उसी ट्री पार्टी स्ट्रगल से, ठीक है? लास्ट एक ही क्वेश्चन पूछूंगी। पूछिए मैम। ओके, ये जो आदिवरा था ना, उसको किस ट्रैवलर ने किंग बौरा बोला है? ये उसी को मोहम्मद अल मसूदी है क्या मैम? अल मसूदी है जुज्र करके वही है। हाँ जी वही है। गुजरात को शायद जुजर बोला था ना। ओके देन मूव करते हैं ना। चोला एम्पायर का कौन था फाउंडर? विजयालय। और ये चोलास जो थे वो किसके फ्यूडेटरी थे? पल्लवों के थे, पल्लव। ओके देन लेटर चोलास थे दोनों। उन दोनों किंग का जो भी एक्सपेंशन उन्होंने किया था अपने अपने रीजन का ना, वो कोई ब्रीफली बता सकता है? लाइक अगर फॉरेन कंट्रीज की बात करें, लाइक फॉरेन में, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, तो उन दोनों ने कहाँ कहाँ एक्सपेंशन किया था चोलास एम्पायर? श्रीलंका में यही रीजन किया है। हुआ था। चोला मैम साउथ ईस्ट एशिया में उसने अपना एक्सपेंशन किया था, मलय पेनिनसुला में किया था, सुमात्रा और जावा में किया था। श्रीलंका में और उन्होंने श्रीलंका को डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले लिया था, आई थिंक हाफ ऑफ द श्रीलंका। हाँ बट उन दो था दोनों ना। का डिफरेंट मतलब जो मैं बताता हूँ। दो पहले किंग थे थे ना ना, तो उनमें से राजा कौन वाले, उन्होंने श्रीलंका वगैरह को कब्जा लिया था, श्रीलंका मालदीव वगैरह को। उनका ये सीन था कि ये लोग ज्यादा रिच हो गए थे ट्रेड वगैरह श्रीलंका मालदीव, तो वो उनका जो रिचनेस है वो अपने यहाँ लेके आना चाहते। दूसरा किया था राजेंद्र वाले ने, वो साउथ ईस्ट एशिया में था मेनली। उन्होंने क्या किया, तो वहां पे अपने जो ट्रेडर जाते थे ना, तो कोई शैलेंद्र डायनेस्टी था उधर का साउथ ईस्ट एशिया में, वो थ्रेट करता था, अपने ट्रेडर्स को जाने नहीं देता था, इसलिए उन्होंने वहां पे किया था। तो दो ऐसे हुए थे। सर शैलेंद्र डायनेस्टी के साथ तो इनका बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था, उन्होंने श्री विजय एम्पायर को किया था। हाँ अच्छा जो भी थे, ठीक है। ये एक्सपीडिशन क्यों किया था हमने, मतलब
ये पर्पस क्या था इनका जो हमने एक्सपेंड किया फोरन में? एक्चुअली वो ट्रेड के लिए भी किया था और प्लस बुद्धिज्म वगैरह को एक्सपैंड करने के लिए नेवल था उनका ऑलरेडी, तो वो होगा उनको मन किया होगा। और एक पॉलिटिकल भी है ना, वो मतलब बे ऑफ बंगाल को एकदम मतलब चोला लेक समझते थे, तो उस एरिया को पूरा कंट्रोल करना चाहते थे उसे। और और जो स्वर्णगिरी चोलास बोलते थे थे आई उनके थिंक। कंटेम्प्ररी, चोलास के कंटेम्प्ररी लाइक जिनके साथ इनका बहुत ज्यादा राइवलरी चल रहा था, वो कौन से किंग थे? डायनेस्टी पांड्या और चेरा। नहीं सर, चालुक्यास थे। अच्छा सॉरी लेटर चालुक्या। मैडम सॉरी ये वो थे एक कल्याणी। गंगा, ये थे गंगा डायनेस्टी थी उड़ीसा की। गंग वो तो डायनेस्टी तो छोटी साउथ मोटी इंडिया थी, में थी। बड़ी वाली बट तो चालुक्य कल्याण की थी। डिस्प्यूट नहीं था ना गैंगेज के साथ इन लोगों का, तो लेकिन चालुक्य के साथ ज्यादा डिस्प्यूट था। हाँ, मैंने बोला किसके साथ लाइक बहुत ही इन दोनों की राइवलरी चल रही थी ना, जैसे ट्री पार्टी थी ना उस वैसे इसमें ये दोनों बहुत ज्यादा वो कर रहे थे। तो कोई मुझे बता सकता है कि बोन ऑफ कंटेंशन क्यों था इन दोनों के बीच? ये तुंगभद्रा वाला एरिया आई थिंक, दोआब वगैरह। हम मेनली ये वेंगी के लिए लड़ाई कर रहे थे, जो वेंगी वाला रीजन था ना, जो चालुक्यन। वेंगी आंध्रा साइड में है ना मैम? हाँ सर, हाँ, तो उसके लिए ये लड़ाई करते थे। ओके, चोला जब का कैपिटल चोलास ने इन्वेड किया था श्रीलंका पे, तो उस टाइम श्रीलंका का क्या कैपिटल था? श्रीलंका को साइलोन बोलते थे उस टाइम। कैपिटल जयवर्धन था ना? अनुराधापुरम था कैपिटल क्या? था अनुराधापुरम। अनुराधापुर। क्या बोलते हैं? अनुराधापुर। हाँ, अनुराधापुरम ये नॉर्थ श्रीलंका में, साउथ श्रीलंका में? ये शायद नॉर्थ श्रीलंका में है। ये सर पता नहीं। ओके, चोलास एम्पायर के बारे में ना कौन सा ऐसा फॉरेन ट्रैवलर है जिसके अकाउंट से हमें जो भी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल जाती है? ब्रूनी है क्या? एक अल्बर्नी ही है। नहीं सर, वो मार्को पोलो था, वेनेशियन था, और उसका एक स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ दे रही हूँ। लाइक उसने ऐसा बोला था ना कि ऑल सोल्जर्स इन द बॉडीगार्ड बर्न देमसेल्व्स इन द फ्यूनरल पायर ऑफ द मोनार्क व्हेन ही डाइड। मतलब ऐसा उसने बोला है कि चोलास एम्पायर में ना जो भी सोल्जर्स थे वो खुद की जान दे देते थे, जो भी लाइक अपने किंग के साथ साथ। ओके, मार्को पोलो ना मैम? जी सर। ये ना मोरक्को से आया हुआ था मार्को पोलो। मोरक्को से तो इवन बतूता आया था। नहीं, मोरक्को तो नहीं था आई थिंक। मार्को पोलो मोरक्को से नहीं आया था। मार्को पोलो आई थिंक साउथ हमें, मैं चेक करके बताता हूँ। वेनेशियन था सर। हाँ वही था। ओके ओके। और वो काकतीय डायनेस्टी में भी गया था, मुझे ऐसा याद है। काकतीय डायनेस्टी का उस टाइम कोई रूलर होगा, वहां भी गया था वो। सर अब एक काम करते हैं, अब तो मेरे ख्याल से ये पॉलिटी जो भी था वो हो गया, ठीक है। अब टेम्पल आर्किटेक्चर पे आते हैं। तो कोई बता सकता है कि चोलास ने जो भी टेम्पल आर्किटेक्चर बनाया था उसका मेन स्टाइल क्या था? द्रविड़ा। 3 फेज में स्टार्ट हुआ था ना। हाँ, और उनके पहले जो छोटा सारा और द्रविड़ा था ना? द्रविड़ा था, और कर्नाटका साइड में जो नवीन सर इस टाइम तक वो फेस खत्म हो गए थे, पल्लवनों किए थे वो फेसेस, उसके बाद ये आ गए थे, उन्होंने कम्प्लीटली द्रविड़ में मतलब शुरू कर दिया था। चालुक्य रीजन में विसारा टाइप का बनता था। और उनका जो उनके जो राइवल थे ना चालुक्य, वहां पे वैसा स्टाइल। मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा जोर बोलिएगा। हाँ सर, वो मैं हाँ बोल रही मैम। थी कि जो ओके जो ये चालुक्य थे ना उनके राइवल, उन्होंने वैसर स्टाइल को अपनाया था। तो क्या हुआ था कि पल्लव्स ने नींव डाली थी द्रविडियन आर्किटेक्चर का, बट उसको फ्लरिश चोलास ने किया। वैसे ही जो अर्ली चालुक्यास थे उन्होंने वैसर का
लाइक न्यू डाली थी, बट उसको जो लेटर चालुक्यास थे बेसिकली कल्याणी वाले, उन्होंने उसको फ्लरिश किया। ओके, मैं ये बता लूँ कि पल्लवास, मेरा क्वेश्चन है नेक्स्ट, कि पल्लवास और चोलास का जो भी आर्किटेक्चर था उसके बीच बहुत छोटे छोटे 2 डिफरेंसेस थे। कोई बता सकता है वो डिफरेंस क्या क्या था? चोला के टाइम पे मैम गोपुरम काफी हाइट का होता था मैम। वो तो पल्लवास के टाइम पे होता था ना। अरे उल्टा बोल दिए क्या? मीनाक्षी टेम्पल वगैरह है ना, जो जिसका आई थिंक वर्ल्ड का हाईएस्ट गोपुरम है। गोपुरम और गर्भगृह इंट्रोड्यूस हुआ था शायद, है ना? बता दीजिए मैम। पल्लवास बताइए बताइए। जी, पल्लवास जो थे ना उन्होंने वो ब्रिक का टेम्पल बनाते थे, while चोलास जो थे वो स्टोन का बनाते थे। और दूसरा ये कि पल्लवास जब भी बनाते थे तो उनके टेम्पल पे मोटिव्स वगैरह बहुत कम रहते थे, जबकि चोलास ने उसको इतना एक्सटेंड किया और वो इतना स्पेशलाइज हो चुका था कि उन्होंने वहाँ पे लाइक इमेज बनाने लगे वो किंग और क्वीन का, और प्लस जो भी यक्ष यक्षिनी लोकल गॉड्स होते थे या फिर जो भी लाइफ स्टाइल था उन सब की इमेजेस को वो टेम्पल्स पे बनाने लगे थे। ये 2 बेसिक डिफरेंस था, एक ब्रिक स्टोन वाला और एक इमेजेस जो भी मोटिव्स बनाए जाते थे उसका। मैम एक बार रिपीट कर सकते हैं? हाँ मैम, ब्रिक वाला रिपीट कर दीजिए। ब्रिक किसका था, पल्लवास का या चोलास का? पल्लवास। पल्लवास का ब्रिक था, चोलास का स्टोन था, ठीक है। और उसके बाद पल्लवास जो थे उनका बहुत ज्यादा लाइक इंट्रिकेट डिजाइन्स नहीं बनाते थे वो अपने टेम्पल्स पे, जबकि चोलास जो थे ना वो बहुत बारीकी से डिजाइन बनाते थे, जिसमें कि कुछ फेमस था जैसे कि लोकल लाइफस्टाइल को बताना, प्लस किंग और क्वीन का पिक्चर बनाना, उसका इमेज बना रहता था उनके टेम्पल पे। यक्ष यक्षिनी जो भी लोकल गॉड्स होते थे उनका इमेज बना रहता था। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं चोलास का आर्किटेक्चर जो भी उनका टेम्पल था उसके 3-4 और जो यूनिक फीचर्स बोल सकते हैं हम। पहला कि उन्होंने सबसे पहले द्वारपाल एंट्रेंस गेट पे इंट्रोड्यूस किया था। द्वारपाल पहले नहीं बनता था, उन्होंने पहली बार इंट्रोड्यूस किया। ओके, और दूसरा ये था कि वाटर टैंक बनाने का उनका एक यूनिक फीचर था। प्लस उन्होंने अपने टेम्पल में एक वर्ड नहीं बोलूंगी मैं, एक तरीके का स्ट्रक्चर यूज किया था जिसको याजी बोलते थे, जो बेसिकली एक मिथिकल एनिमल होता था उनका, उसको वो अपने टेम्पल पे बनाते थे। बाकी मैं लिंक सेंड कर दूंगी। तो ये मुझे खटखट चोलास का किसकी है? मैम मेरी नहीं है, मेरी नहीं है। जो भी ओके, जो अर्ली चोलास थे और लेटर चोलास, उनके दो लाइक 2 या 1 जो भी है, आप लोगों को कोई टेम्पल याद हो तो बता दीजिए। क्या ये है ना चोलास का हॉटबेड सेंटर थंजावुर था, थंजावुर में उन्होंने काफी बनाए थे। तंजौर और वाला थंजावुर, हाँ थंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल आई थिंक, बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनाया हाँ, राजराज चोला 2 ने बनवाया। और राजेंद्र ने कौन सा बनवाया था टेम्पल? महाबलीपुरम वाला, नीचे वाला ना। महाबली नहीं सर, गंगई कोंड। महाबली का तो वो है, पल्लव लोग है। हाँ महाबली कांचीपुरम वो पल्लव लोगों का एरिया हो गया, इनका थंजावुर। शेरशाह सर आपके इधर से कुछ साउंड आ रही है आई थिंक। अच्छा ओके, सॉरी। कीबोर्ड की साउंड आ रही है। हाँ सर, मैम वो जो यही आप था, बोल टेम्पल रही ऑफ थे ना गंगई कोंडा, हाँ यही था। और एक और टेम्पल था ऐरावतेश्वर, ऐरावत जो होता है ना गंगाई हाथी कोंडा वो वैसा तो बनाया ये था। है, वो तो सिटी है ना। कैपिटल सर थी उसी ना सिटी में एक टेम्पल, कोंडचोरपुरम सिटी है, गंगईकोंड चोरपुरम। टेम्पल भी है क्या? सर उस सिटी में, हाँ हाँ जी, गंगाई उस सिटी में एक गंगाई टेम्पल कोंडा भी है चोला गंगई। तो एक टाइटल था ना। सर मैं बता रही टाइटल हूँ, भी था, फिर उसके नाम गंगई पे सिटी कोंडा भी चोला था। जो था, हाँ बोलिए हाँ मैम। सर, वो टाइटल भी था, सिटी भी था, टेम्पल भी था। अब रिलीजन पे आते हैं, ठीक है, हो गया ये आर्किटेक्चर। लाइक स्कल्पचर तो सबको पता है, नटराज वाला, वो तो फेमस ही है। और ठीक है, ब्रॉन्ज स्ट्रक्चर जो नटराज बनाते किसने थे वो बनवाया किस था? टेक्निक का यूज करके बनाते थे जी? वाला मतलब वो हाँ हाँ, लॉस्ट वैक्स। लोस्ट वेस्ट टेक्निक। जी जी जी।
त्रिभंग और पोजीशन एक में और इसका मतलब हम्म क्या होता है, मतलब त्रिभंग का? मतलब वो 3 अरे डायमेंशनल में भाई मतलब रहता है। नहीं सर, वो तीन मतलब जो लेडी खड़ी है वो त्रिभंग तीन जगह पोस्चर से है ना। बेंड है, तीन बेंड है उसमें ऐसा। मतलब 3 डायरेक्शन में उसका बॉडी बेंड रहता है। वो कृष्णा का जो फोटो होता है ना, बांसुरी लेके ऐसे थोड़ा टेढ़ा होके खड़े रहते हैं, वही है त्रिभंग पोस्चर। कौन सा होता है? ये यूपीएससी ने पूछा है 2013 में, पोस्चर पूछा हुआ है कि त्रिभंगा का मतलब क्या होता है। हिप पे होता है एक, बाकी दो कौन से होते हैं? मेनली ओडिसी जो डांस है उस पे ये सब ज्यादा, त्रिभंगा पोस्चर ये सब ज्यादा देखने को मिलता है। ओडिसी डांस है ये। सर एक्चुअली ये जो त्रिभंग होता है ना, उसमें एक जो भी डांस करता है उसका एस एस में सेप हो जाता है, ठीक है। तो उसका 3 जो अंग है ना वो थोड़ा सा बेंट हो जाता है। पहला नेक, दूसरा वेस्ट और तीसरा नी, इसलिए उसको त्रिभंग बोलते हैं। ओके, और 2 स्कल्पचर था इस एज का, कोई बता सकता है? एक था कल्याण सुंदरम, जिसमें कि लाइक जो भी शिवजी थे और पार्वती थी, उन दोनों की शादी हो रही थी इसमें कल्याण सुंदरम में, ठीक है। और तीसरा जो था वो अर्धनारीश्वर का था, जिसमें कि लाइक एक ही इमेज में दोनों को ज्वाइंट करके दिखाया गया अर्धनारीश्वर में। अब रिलीजन आ जाते हैं। रिलीजन में ये चोलास जो थे वो किस किस रिलीजन के फॉलोअर थे, और अगर जो भी रिलीजन उसका सेक्ट क्या था? हिंदू क्षत्रियस। सैवाइट को फॉलो करते थे, ये तो सैवाइट को फॉलो करते थे। और लिंगायत थे क्या? लिंगायत वगैरह आ गया था क्या उस टाइम पे? लिंगायत तो कर्नाटका में था लिंगायत को। एक मिनट, आया ही नहीं था वो उस टाइम। ओके सर, ओके। में आए थे ना बासवाना लिंगायत वाले थे 12th सेंचुरी। ये लोग तो वैष्णवाइट सैवाइट फैथ को फॉलो करते थे। सर ये क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है या डिस्कशन सेशन चल रहा है? दोनों चल रहा है सर। अच्छा सर अच्छा, हम ओके ओके। पर्टिकुलर बंदे को अपॉइंट कर रखा है, वो लीड करेगा, अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा, नॉलेज देगा। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इसका आंसर क्या है? हाँ, सैवाइट ही है। और जो लिंगायत की जहां तक बात हो रही थी ना, तो जैसे ये एक पैटर्न हो गया ना, ये एक रूलर का जो ये रिलीजन हो गया, और लिंगायत हो गया या फिर तांत्रिक हो गया, ये सब भक्ति वाले जो नायनार या अलवर हो गए, तो वो सब छोटे छोटे लोग करते थे। बट मैंने पूछा कोर्ट का रिलीजन, तो ये ऐसे सेक्ट कभी भी कोर्ट के रिलीजन नहीं हो सकते ना। ओके, ये शिवा को ना 2 फॉर्म में मानते थे। एक तो नटराज वाला फॉर्म है जिसको हम ह्यूमन फॉर्म बोलते हैं, एक और फॉर्म था, उसका नाम कोई बता सकता है? लिंगा फॉर्म। हाँ सर, नहीं आइकॉनिक बोलते हैं उसको, क्या नाम था उस फॉर्म का? इसको मतलब बेसिकली हाँ सर, नहीं आप बता दीजिए। हाँ लिंगोद्भव भाव बोलते हैं इसको, LINGODH भाव, BHAV। तो ये 2 फॉर्म में मानते थे, एक ह्यूमन फॉर्म में जिसको नटराज बोलते हैं, और एक ये लिंग वाला फॉर्म जिसको आइकॉनिक बोलते थे। ओके, अच्छा, एक चोला किंग था जिसने कि वैष्णवाइट्स को परसिक्यूट किया था, लाइक जो वैष्णव के फॉलोअर्स थे, उसका नाम कोई बता सकता है? राजेंद्र वन। नहीं, वो एक कुलोतुग चोला था। फेमस उतना नाम नहीं है, बट मुझे थोड़ा इंसिडेंस ये थोड़ा फेमस लगा, बिकॉज ये मेनली टॉलरेट माने जाते हैं, बट इनके डायनेस्टी में अगर कोई ऐसा किंग होता है जो कि परसिक्यूट किया वैष्णव को, तो इस वजह से मैंने पूछ लिया। मतलब ऐसा क्यों किया, कुछ वैसे ही, या फिर मतलब क्या रीजन कुछ था? हाँ, सेवाइट्स का अर्डेंट फॉलोअर था, लाइक इनके लिए शिव को ही फॉलो करो, अदरवाइज अगर किसी और को फॉलो कर रहे हो देन आई विल परसिक्यूट यू, ऐसा कुछ था कौन इनका थे? फिलॉसफी।
कुलाथुंग और चोला। हाँ, कुलोथुंग चोला सबसे लास्ट वाला था आई थिंक, इसलिए मतलब किया होगा क्योंकि सब कुछ डिक्लाइनिंग मोड पे था, तो मे बी फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन लगा। चलो ओके सर, लिटरेचर पे आते हैं। लिटरेचर में इन्होंने रामायण को तमिल लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। कौन किसने किया था? राइटर का नाम क्या था? सॉरी, ट्रांसलेटर का नाम क्या था? कंबन। कंबन रामायण बोलते हैं ना, कंबन रामायण। तो ये कंबन नहीं किया था, वो चोला कोर्ट में पोएट था। ठीक है। और लैंग्वेज, ये जो चोलास थे, ये कौन कौन से लैंग्वेज इनका कोर्ट लैंग्वेज था? कौन कौन सा? तमिल तो होगा ही, तमिल, एक और कोई संस्कृत, था। संस्कृत। हाँ हाँ जी सर, संस्कृत था। ओके। अच्छा, ये चालुक्य जो थे ना, इनके कंटेम्प्ररी वाले, इन्होंने, उनके कोर्ट में एक आदमी था जिसने कि महाभारत को तेलुगु में ट्रांसलेट किया था। कोई उसका नाम बता सकता है? उसका नाम बेसिकली नानिया था। नानिया, ठीक है। और हाँ सर, ये सब नहीं सर, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, ये सब एनसीईआरटी में ही है। हाँ, नानिया जो है तेलुगु वर्जन ऑफ महाभारत बोलते हैं उसको। हाँ, नानिया ने एक्चुअली उसको स्टार्ट किया था, बट वो कंप्लीट और राइटर था टिक्काना, उसने किया था कंप्लीट। टिकाना, तो रामायण जो टिकाना था, किया हाँ था। रामायण, जी सर, रामायण जो था वो कंबन रामायण था तमिल में, और महाभारत जो था तेलुगु महाभारत नानिया का, या टिक्काना बोल सकते हैं। कंबन मैम चोला में था पे जाते हैं। मैम, कंबन जो था चोला, चोला का था किंग, चोला। हाँ, कंबन चोला कोर्ट में था, और ये जो नानिया था वो चालुक्य कोर्ट में था। कंबन को ट्रांसलेट चोलाज ने कराया था, महाभारत को ट्रांसलेट चालुक्याज ने कराया था। ये 3 ज्वेल भी होता था ना, किसका होता था? 3 पोएट होते थे कन्नड़ लैंग्वेज के ना। वो तो सर एक वो सर था ना, राष्ट्रकूट के, पोन्ना, हाँ पोन्ना रन्ना। पंपा, पूर्णा और राणा राष्ट्रकूट का वो जो, अलग थे। हाँ, जो राष्ट्रकूट किंग था ना, अमोघ वर्ष नाम था उसका, जो कि फर्स्ट कन्नड़ बुक लिखा था, और उसका नाम, हाँ, अमोघ वर्ष ही था। तो उसी के कोर्ट में 3 पोएट रहते थे जैनास के, ये जो सर ने नाम बताया वही। अमोघ वर्ष ना मैम? अमोघ वर्ष, हाँ, राष्ट्रकूट रन्ना रूलर था। पोना पंपा, रन्ना पोना पंपा, 3 जेम्स ऑफ कनाडा पोएट्री। ये सर एक राष्ट्रकूटा किंग एरिया के छूट, अंदर थे ना मैम? सर अपना एक एरिया छूट गया है, ये वाला राजपूतों वाला, जो राजपूत और गोरी गोरी की लड़ाई हुई थी, वो वाला नहीं किया हमने। हाँ सर, ये तो भाई चोला से पहले बाद एक में। को तो, पहले एक को तो कंप्लीट कर लेने दो भाई। ओके सर। ओके सर, इन्होंने ना एक श्रवण बेलगोला में एक स्कल्पचर भी बनवाया था, उसका कोई नाम बता सकता है? ये मैं मेंशन करना भूल हाँ गई। मैम, वो ऋषभ क्या देव नाम का था वो उस, मूर्ति था, बाहुबली का मूर्ति। गोमतेश्वर। बाहुबली का वो मूर्ति था मैम। वो क्या उसको मांगी तुंगी बोलते हैं क्या? गोमतेश्वर। अच्छा गोमतेश्वर हाँ, शायद से। गोमतेश्वर, हाँ गोमतेश्वर, मांगी तुंगी तो दूसरा होता है। अच्छा, ये बाहुबली की आइडल, ये गोमतेश्वर एक ही चीज है, अलग अलग है? एक ही है। गोमतेश्वर में जो मूर्ति है वो बाहुबली का मूर्ति है, उसी को बोलते हैं बाहुबली। ऋषभ देव का आई थिंक मूर्ति है वो ना मैम? ऋषभ देव के बेटे का बाहुबली। राइट। और ये क्वेश्चन भी आया अच्छा, हुआ आई थिंक यूपीएससी में बाहुबली की रिगार्डिंग। अच्छा, तो क्या वो किन्होंने ऋषभ बनवाया देव था? का बेटा है वो? हाँ हाँ, ऋषभ देव के बेटे का नाम था बाहुबली, उन्हीं की मूर्ति है। किन्होंने बनवाया था? चामुंड राय। कौन सा किंग बनवाया था उसको? चामुंड राय नाम है, चामुंड राय। मतलब वो किंग कौन से थे, कौन सी डायनेस्टी के किंग थे वो? किंग नहीं थे वो, किसी दरबार में मंत्री वगैरह थे, उनका किंग का नाम नहीं पता, लेकिन वो मंत्री थे अच्छा किसी। अच्छा, ये ना, ये ग्रेनाइटिक रॉक से, ये ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है, और ये मोनोलिथिक है ये। चामुंड राया एक गंगा किंगडम जो रहता था ना, उस टाइम का एक वॉरियर था।
चामुंडराया। मैम 20 मिनट है, आप जल्दी कर लीजिए इसको। अच्छा, उर नगरम और सभा क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट था। उसको ना ऊरू बोलिएगा, मतलब उर नहीं है वो, ऊरू नाडू ऐसा है। अरे वो नहीं, वो तमिलनाडु तो का नाडू। हाँ सर, अरे उर वो तो सेल्फ गवर्निंग विलेज था उर। और सभा आई थिंक किसी को दिया हुआ होगा, और नगरम तो म्युनिसिपैलिटी वगैरह होगी सर। अरे कहा नगरम तो भाई ये सब असेंबली चोला के विलेज में ये असेंबलीज था। जो नगरम था ये असेंबली ऑफ मर्चेंट था, जो मतलब लोकल मर्चेंट का ये था। और जो उर हमारा था असेंबली, फिर ऑल द क्लास, ये एक नॉर्मल असेंबली था विलेज में, मतलब विलेज के अंदर था, मतलब जहां पर ऑल क्लास ऑफ द पीपुल उसमें पार्टिसिपेट करते थे। और उसमें लैंड लोडर्स जो थे, जो चोलास के विलेज होते थे ना, वो दो तरीके के विलेज होते थे। एक जो नॉर्मल लोगों के लिए होते थे, और एक जो विलेज होता था उसको ब्राह्मणदेया बोलते थे, जो कि ब्राह्मणों को दिया जाता था विलेज, जिसमें सिर्फ ब्राह्मण रहते थे। ठीक है, तो जो कॉमनर्स का असेंबली होता था उसको उरु बोलते थे, और जो ब्राह्मणास का असेंबली होता था उसको सभा या महासभा बोलते थे। इसका छोटी सी चेंज है, वो चीज इनिशियली सही था, बट ब्रह्मदेया वाज लैंड गिफ्टेड टू देम। कुछ टाइम पे ऐसा हो गया, ब्राह्मण्स उसको किसी और को लीज को देके काम भी करवा रहे थे, तो इट वाज नॉट ए रिस्ट्रिक्टेड प्लेस कि बाकी लोग नहीं आ सकते। अगर वहां पे एग्रीकल्चर करना है, ब्राह्मण किसी और को बुला के करवाता था, तो उनका भी थोड़ा बहुत वहां पे स्पेस बन गया। मगर जिस तरह से सभा वगैरह डिसीजंस लेने में ब्रह्मदेया लैंड्स जो थे वहां पे ब्राह्मण्स का था। ऊरू इज लाइक टुडेस ग्राम सभा। ऊरू मले मतलब एग्जैक्टली इक्वलेंट टू विलेज। यहाँ पे भी नाम कर्नाटका में हल्ली बोलते हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में ऊरू बोलते हैं। नाडू इज लाइक तहसील या डिस्ट्रिक्ट या जो कुछ भी बोलो उस तरह की। ब्लॉक लेवल पे वो नाडू बोलते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाला अग्रहारा फिर वाला नाडू था, और प्रोविंस मंडलम, और लास्ट में एम्पायर चोला मंडलम। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एम्पायर हो गया। ठीक, एम्पायर में के नीचे आगे उसको 8 मंडलम में डिवाइड, चोला का बता रहे हैं, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके नीचे जो होते थे मंडलम होते थे, जिसको प्रोविंस बोलते हैं हम। मंडलम से नीचे होते थे डिवीजन, उसको बोलते हैं वलनाडु या कोट्टम। और वलनाडु के नीचे नाडु। अच्छा, अग्रहारा क्या है? अग्रहारा इज ये जो अगेन ये ब्राह्मण वाला विलेज होता था ना, ब्राह्मणों उसको अग्रहारा बोलते थे। हाँ सही है। अग्रहारा और ब्रह्मदेया में फर्क है, वही बोल रहा था। अग्रहारा इज डेफिनेटली ए ब्राह्मण्स का लैंड, उसको एक अग्रहारा को क्या ब्राह्मण का लैंड बोलते थे कि ब्राह्मण को विलेज को अग्रहारा बोलते थे? यहाँ तो लिखा है ब्राह्मण विलेज को ब्राह्मण अग्रहारा बोलते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण हाँ? विलेज को अग्रहारा बोलते हैं। ब्रह्मदेया इस देखो रेजिडेंस प्लेस को अग्रहारा बोलते हैं, ये मान लो। मतलब अग्रहारा में एग्रीकल्चर लैंड वगैरह नहीं होते हैं, वो लोगों की रेसिडेंस प्लेसेस है जो उन्हीं का है। उसको ब्राह्मण देव बोलेंगे ना? नहीं नहीं, ब्रह्मदेहा इज गिफ्टेड लैंड। वहां पे एग्रीकल्चर भी हो सकता है, रेसिडेंस प्लेस भी हो सकता है, वो किसी की उसकी मनचाहे चीजों के लिए यूज कर सकता है वो प्लेस को। मगर अग्रहारा इज डेफिनेटली ए कॉलोनी, वहां पे रेसिडेंशियल प्लेस होता है, वहां पे जो एग्रीकल्चर और ट्रेड की एक्टिविटी नहीं होता है। अच्छा, ब्राह्मण देव बेसिकली हो गया कि लैंड लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण ना? अरे जो ब्राह्मण रहते थे वो सर, एक अग्रहारा है, क्वेश्चन और है। जो गिफ्टेड है वो यस हाँ सही है। सर, शैलद्र डायनेस्टी के ना, अरे मैंने बता दिया ये तो। हाँ, ये मैं पूछ रही थी कि एक साउथ एशियन डायनेस्टी थी जिसने कि, हाँ आप लोग ये बताइए, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री के लिए नागपट्टनम में उसने ऐसा परमिशन लेने के लिए किसी किंग को भेजा था, चोलास एम्पायर का। वो कौन सा किंग था? शैलेंद्र रूलर ने एक एम्बेसी भेजी थी। राजेंद्र वन को भेजी थी नागपट्टनम में बुद्धिस्ट मोनास्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए।
और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि जो चोलास ने एक और किसी कंट्री में अपने यहाँ से नेवीज भेजी, एम्बेसी भेजी थी, किस कंट्री में? चाइना। चाइना में। कंबोडिया था क्या? इसने भेजी थी। Who was the तभी तो sender? तभी तो जी जिनपिंग यहाँ पे आया था, वो अर्जुन पिनास जहाँ पे था। हाँ नहीं सर, वो तो पल्लव रूलर है। हाँ, ममालीपुरम। अच्छा, महाबलीपुरम तो पल्लव का है ही। हाँ नवीन सर, आप पूछते किसने भेजा था, तो वो लेटर चोलास ने भेजा था। मतलब इन दोनों में से कोई फेमस नहीं था, वो लेटर टाइम में भेजा गया था। हो गया मैडम ना ये ये? आप देख करके एक चीज बोलता हूँ। सर मेरे पास लिखा हुआ वो राजेंद्र वन था, जिन्होंने मतलब वो एम्बेसीज मतलब चाइना में भेजी थी। यहाँ पे दो चीजें डिवीजन देख लो। अर्ली चोलास मतलब वहां पे सिर्फ स्क्रिप्चर्स के जैसा है, मतलब वो भगवान जैसे लोग। अब हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र, एग्जैक्टली टाइम नहीं बता सकते हैं अर्जुन कब था क्या था, उस तरह की स्टोरी है अर्ली चोलास की। लेटर चोलास की एग्जैक्टली लेटर चोलास की एक तरह की डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, सब कुछ है। वो राजराज चोला, राजेंद्र चोला, ये लोगों ने। तो ये जो करिकाला चोला ये सब कुछ है ना, वो मैक्सिमम माइथोलॉजिकल चीजें ही हैं। हाँ कुछ वो सर हम अर्ली चोला तो पढ़ते भी नहीं है ना, वो अर्ली चोला थोड़ा संगम एज जो पढ़ते हैं वही है, उसके बाद तो हम पढ़ते नहीं है अर्ली चोला, हम इंपीरियल चोला ही पढ़ते हैं मैक्सिमम। हाँ हेलो नवीन सर, ये राजराज ने ही भेजा था चाइना में एम्बेसी को। अरे मैं एक बार रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ यार, एक मिनट। Okay, people, we will continue this RRB mid-level. Tomorrow we will complete the Mughal Empire. Thank you for your participation.